बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और दुआ करते हैं आज का दिन आपका बहुत ही अच्छा गुजरे, हंसते हुए मुस्कुराते हुए खैर आफियत के साथ गुजरे। नाज़रीन, आप देख रहे हैं रूही एट 10 और मैं हूँ आपकी होस्ट आसमान नरीन। एक नई सुबह में आपको खुश आमदीद कहते हैं। और इसके साथ ही नाज़रीन, आपको पता है कि जिस तरह अभी हमारे मुल्क की जिस तरह सियासी सूरत हाल है, उसी तरह बहुत सारे और मुल्कों में भी बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। इस टाइम हम जो देख रहे हैं इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान जो जंग है, उसमें काफ़ी फ़लस्तीनी जो हैं वो शहीद भी हो रहे हैं, बच्चे भी शहीद हो रहे हैं। एक अजीब सा समा बांधा हुआ है। यकीन करें, जब भी सुबह उठते हैं इस तरह की जब न्यूज़ सुनते हैं तो दिल जो है वो दहल जाता है। अल्लाह ताला जो है हमारे लिए भी बहुत ज़्यादा आसानियाँ करे और इस तरह फ़लस्तीन के लिए बहुत ज़्यादा आसानियाँ करे। हम हमेशा एक बात करते हैं, आज़ादी एक बहुत बड़ी नेमत है। जिस तरह हम अपने प्यारे मुल्क में रह रहे हैं, यकीन करें एक आज़ाद फ़िज़ा में सांस ले रहे हैं, आज़ादी है सबको। लेकिन वो लोग ज़्यादा सफ़र कर रहे होते हैं जो जहाँ पर हम ये देखते हैं कि उनको अपने दीन के हवाले से, अपने मज़हब के हवाले से कोई आज़ादी नहीं होती, अपने जीने की कोई आज़ादी नहीं होती। तो अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ करे। इसी के साथ जो है अपने प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं वो उनका तारुफ करवा देती हूँ। हमारे जनूबी पंजाब की बड़ी पहचान है, बहुत खूबसूरत शायरी करते हैं। अब इसके साथ कमर रजा शहजाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम कहते हैं अपने शो में आपको। और इसके साथ ही जो हमारे दूसरे गेस्ट हैं वो है जो हमारे रोही के रिपोर्टर वसीम शहजाद। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप वसीम? ठीक ठाक हैं? वेलकम कहते हैं अपने शो में। बहुत शुक्रिया। आज कमर साहब से इनकी शायरी सुनेंगे, अदब के हवाले से बात होगी, मुल्तान में क्या क्या एक्टिविटीज़ चल रही हैं पूरे जनूबी पंजाब के हवाले से, मुशायरे के हवाले से बात होगी और इनकी बुक्स के हवाले से भी बात करेंगे और इनकी खूबसूरत शायरी भी साथ साथ सुनेंगे। और इसके साथ जो है वसीम से हम जानेंगे इनकी बीट से रिलेटेड इस टाइम सियासी सूरत हाल क्या चल रही है, क्या एक्टिविटीज़ हो रही हैं इस टाइम, क्योंकि आपको पता है कि इलेक्शन के हवाले से तैयारियाँ चल रही हैं, तो उस हवाले से भी बात करें। और उसके साथ साथ जनूबी पंजाब सेक्रेटरीट की हम बात करेंगे कि इस टाइम उसकी क्या सूरत हाल चल रही है। सबसे पहले तो कमर साहब, आपकी शायरी के हवाले से, आपके बारे में, आपकी जो जर्नी रही ओवरऑल शायरी के हवाले से वो कैसी रही? वो ये उसमें जो है साफ ज़ाहिर है, पहली बात तो ये है कि शायर जो है ये शायद खुदादाद सलाहियत है, लेकिन इंसान का उसे बहुत देर बाद अंदाज़ा होता है। पहले पहले तो उसे शेर पसंद होते हैं या शायरी पसंद होती है। तो स्कूल के ज़माने में बैतबाजी के मुकाबलों में सिर्फ शायरी जमा करनी, शेर पढ़ने। हाँ। फिर उसके बाद जो है शेर कहने की तरफ आ जाता है, तो शेर कहने शुरू कर दिए और यूनिवर्सिटी की सतह पर आकर फिर वो जो है बैनुल-कुलियाती मुशायरों में हिस्सा लेना शुरू किया। और यूँ आहिस्ता आहिस्ता जो है अपने मुल्तान और इर्द गिर्द के शहरों में जब शेर सुनाने शुरू किए और ट्राफियाँ जीतनी शुरू की तो फिर एक और हौसला बढ़ा और मुल्तान के अदबी हल्कों से रसाई हुई और यहाँ एक अच्छा खासा सीनियर्स मौजूद थे, तो उनमें आना जाना शुरू हुआ। उन दिनों उर्दू अकेडमी थी मुल्तान में, तो फिर बाकायदगी से एक शायरी का आगाज़ हो गया। और उसके साथ ये हुआ कि जब ये एहसास हुआ कि मैं शेर कह सकता हूँ और मुझे बतौर शायर जो है यानी एक शनाख्त मिलनी शुरू हुई, तो फिर अदबी जरायद की तरफ एक सफ़र हुआ। तो मुल्क में जितने अच्छे अदबी जरायद थे तो वो यकीनन अहमद नदीम कासमी साहब का पर्चा फ़नून, इसी तरह औराक छपता था, सीप कराची से छपता था। तो उस वक्त जो असल में प्रिंट मीडिया ज़्यादा था और शायर के लिए भी जो है अदबी अखबारात के सफ़े थे, तो उसकी शनाख्त जो है बुनियादी तौर पर या तो इन रसायल के ज़रिए होती थी या वो अखबारात के अदबी सफ़ों के ज़रिए। तो वो एक वहाँ जो एक्नॉलेजमेंट शुरू हुई और वहाँ फिर शेर पढ़ना शुरू किया और छपना शुरू किया, तो इस तरह फिर मुल्तान के अदबी हल्कों में आना जाना शुरू हो गया। सही। अच्छा, सबसे जो पहले आपने शेर पढ़ा वो शेर आज तक आपको याद है? अच्छा, ये एक मैं आपको इसमें बड़ी दिलचस्प बात है। हाँ। ये कि जब मैंने शेर कहने शुरू किए तो वो एक यानी कोई बाकायदा नहीं थे। कॉलेज में वो कॉलेज में स्कूल में मतलब बैतबाजी का मुकाबला हो रहा। हाँ। अब उसमें शेर अपने किसी, आपको पता है कि बैतबाजी में जो एक शेर का आखिरी हर्फ है उस पर एक शेर कहना होता है दूसरी टीम में। तो मैं ना बाज़ औक़ात शेर घड़ लिया करता था
अच्छा अच्छा, ये मुझे नहीं पता था कि शेर कर लिया शेर याद नहीं है, शेर कर लिया और शेर सुना दिया। सही। तो वो चूंकि वो जहन में उस वक्त ये नहीं था। हाँ। तो लेकिन बाकायदा जो मैं समझता हूँ, जो मैंने बाकायदा यानी जिसे मैं कहूँ कि मैं शेर कहे, हाँ। वो एक ऐसा हुआ कि मैं जब ये सिविल लाइन कॉलेज में स्टूडेंट था, तो यहाँ एक यानी कॉलेज में मुशायरा हुआ। अल्लामा इकबाल का मिसरा था कि मेरी सादगी देख क्या चाहता हूँ। तो मैंने उस पर फिर एक बाकायदा गजल कही, और वो मैं समझता हूँ कि अगर मैं कहूँ कि मेरी बाकायदा एक गजल थी जो मैंने उस मुशायरे में पढ़ी और इनाम भी जीता, तो वो मैं समझता हूँ कि मैं बाकायदा शायरी का आगाज किया, वो याद है। वो मतलब याद ये है कि बस याद नहीं है। हाँ। मैंने किताब में रखी, लेकिन उस वक्त वो ऐसे था। लेकिन कुछ ऐसे हल्का सा अगर हो जाए कुछ, वो उसके बाद जो है फिर चंद एक शेर जो हुए जो इब्तदा में, हाँ। वो जो है उनमें मुझे कुछ शेर मैं एक इमरोज में इकबाल सागर सिद्दीकी थे, तो वो बड़ा अच्छा खुद भी राइटर थे, लिखते थे। अदबी सफावी इमरोज का बहुत अच्छा था, मुल्तान का। तो मैंने वो गजल में एक शेर मुझे याद है सिर्फ कि उस जमाने में मेरा जो शेर जो खास तौर पे वो यानी नए शायरी की तरफ कदम था। हाँ। वो था कि वो आईने तराश रहा था कि एक रात, वो आईने तराश रहा था कि एक रात खुद उसकी अपनी जात के जर्रे बिखर गए। वाह वाह वाह, क्या बात। तो ये शेर जो है ना, मैं समझता हूँ कि उस वक्त मुझे आया कि ये मेरा रास्ता है। मैंने इस तरह की शायरी जो है वो इस तरह की है। अच्छा, क्योंकि वसीम भी हमारे जो है ना, मैं कहती हूँ उर्दू में इनका एक खास ही दिलचस्पी भी है, बड़ी अच्छी उर्दू भी बोलते हैं। समटाइम उर्दू के ऐसे ऐसे अल्फाज भी बोल जाते हैं कि हम भी परेशान होते हैं कि अच्छा वसीम बताओ तो सही, कहाँ से इतने उर्दू के खालिस प्योर लफ्ज ढूंढ कर लाते हो। तो वैसे ही आपको भी तो, आप भी शगफ तो रखते हैं। बिल्कुल, घर में आगाज ही, क्योंकि जब माइग्रेट हुए थे उसके फौरन से जो है वो वसीम का जो है वो आगाज ही ऐसा था। और फिर जाहिर बात है कि परवरिश जो है वो भी एक ऐसे खानदान में हुई, और अभी भी घर में उर्दू बोलने वाले जो हैं वो लोग मौजूद हैं, और बड़ा हाई लेवल पर जाकर जो है वो मुसन्निफ कर में हम भी आपसे सीखते रहते हैं ऐसी उर्दू अच्छी खालिस प्योर, हमें भी सीखने का मौका मिल जाता है। आपका बड़ापन है कि आप हमें इस काबिल समझती हैं, वरना हम आपके स्टूडेंट्स में शुमार रहे हैं से देखें तो। तो ये है कि अगर थोड़ा सा ये चीज़ें अगर घर के अंदर ही, घर के माहौल के अंदर ही साथ साथ परवान चढ़ रही हूँ, तो वो जो आपको एक एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ती है आप उससे बच जाते हैं। और घर में सुबह दोपहर शाम जब आपकी गुफ्तगू जो है वो एक ख़ास उस पर हो रही हो, तो फिर उससे ज़ाहिरी बात है इम्पैक्ट तो आपकी ज़बान, आपके लहजे, आपके अंदाज के अंदर बहुत ज़्यादा। अच्छा, मेरे घर में क्योंकि मेरी अम्मा सराइकी थी और मेरे फादर जो है वो पंजाबी हैं, और वो भी पटवारी पंजाबी बोलते हैं, तो हम अब मिक्स अचार का बनने के बाद जो है वो मैं समझती थी कि पता नहीं उर्दू का मेरा एक्सेंट जो है ना वो कैसा बनेगा, पर अल्लाह ने कुछ खास करम कर दिया, अच्छा बन गया। अच्छा, इस वक्त मौजूदा अगर सूरत हाल की बात की जाए तो ज़बान से इंसान को मोहब्बत होनी चाहिए, बिल्कुल ऐसे। लेकिन गुज़िश्ता, अब तो खैर कॉन्सेप्ट थोड़ा सा कम हो रहा है। अब गुज़िश्ता चंद माजी में हमने देखा कि ज़बान को लेकर जो है वो बहुत ज़्यादा इश्यूज और चीज़ें क्रिएट हुई। नई नस्ल जो है वो उसको उस तरह से नहीं समझती, हालांकि आपकी पहचान जो है वो आपकी अपनी ज़बान है और उस पर आपको फ़ख्र होना चाहिए। अच्छा, लोग सराइकी बोलते हुए भी थोड़ा सा घबराते हैं कि अच्छा कहीं आप अच्छी जगह पे बैठे हुए, यार यहाँ सराइकी नहीं बोल रही, यहाँ इस तरह से, और मैं वही सराइकी बोलती हूँ और ऐसी सराइकी बोलती हूँ कि लोग भी मुड़ के देखते हैं। अपनी जुबान का एक कॉम्प्लेक्स होना नहीं होना चाहिए। तो मैं खुद इस्लामाबाद बैठी हुई थी अवारी में, और वहाँ पर आपको पता है एक डिफरेंट एक माहौल होता है, तो मैंने वहां पे फुल सराइकी में अपनी जुबान के साथ गप्पे लगाई दोस्तों के साथ। तो ये अपना एक जो इंसान का एक लहजा होता है, सराइकी की अपनी एक मिठास है, और वो आप कहीं पे भी बैठे हो वो आपका एक अपना आप देखिए सराइकी जबान की जो शायरी है उसने भी बड़ा जो है वो नाम पैदा किया है, जिसमें शाकिर हुसैन शाकिर साहब और बाकी जो लोग हैं, शाकिर शुजाबादी साहब के ना आप शायरी देखें, आपके मैं कहती हूँ पूरे ओवरऑल पाकिस्तान में तमाम शायरों ने उनकी शायरी पढ़ी है, और सराइकी अंदाज में पढ़ी है। किसी का अंदाज जरा डिफरेंट होता है, लेकिन बहुत ही खूबसूरत है।
तो जाहिर सी बात है कि हम यहाँ पर अगर हम सराइकी शायरी की बात करें तो वो एक अपना ही अंदाज रखती है। अगर उसे उर्दू में करें, पंजाबी में करें, अब तो हरियाणवी भी है तो वो अक्सर हमारे शो में भी आते हैं। तो हर किसी ने अपने अंदाज में, अपनी जुबान में शायरी को करना पसंद किया, तो एक अहमियत के काबिल है। अरे सराइकी की शायरी सर मैं समझता हूँ कि उस शेर के अगर सराइकी में शायरी नहीं, मैंने सराइकी में मैं कुछ अर्सा लिया रहा हूँ और साफ ज़ाहिर है कि वहाँ एक बहुत बड़ा सराइकी माहौल था। मैंने सराइकी शेर कहने की कोशिश की है कहीं भी, मतलब लेकिन मैं ये समझता हूँ जैसे अभी बात की है इन्होंने कि जो फ्लेवर है ना ये ज़बान का अपना एक है और उसमें जो फिर अदायगी है वो आप लोकल तक जो है उसकी जो डिलीवरी है वो बहुत आसानी से होती है। तो क्योंकि हमारे खित्ते की ज़बान साफ ज़ाहिर है कि सराइकी है और सराइकी जो है वो बहुत जल्द लोगों तक पहुँचती भी है और लोग उसके रिस्पॉन्ड भी बहुत करते हैं। तो वो इसमें कोई शुबा नहीं कि ये एक कोई शायर वैसे कुछ शेर हमें भी सुना दें, चले हमारे साथ तो उस्ताद भी बैठे हुए हैं। हाँ इंशाल्लाह प्रोग्राम में थोड़ा सा आगे चल के अच्छा, मतलब आप याद कर लें। अच्छा, क्योंकि अभी हमेशा हम एक डेली चैलेंज के लिए जो है वो तैयार होते हैं। अब सुबह के हम कहते हैं मेंटली तौर पे प्रिपेयर होते हैं कि जनाब आज कुछ नया हो जाएगा। महंगाई के हवाले से बात करें तो हमारी जो महंगाई इस टाइम जो है वो कंट्रोल में नहीं है, दिन ब दिन महंगाई बढ़ती ही जा रही है। आपकी तमाम चीज़ें जो हैं, आपकी खाने पीने की अशिया लेकर आपके गैस, पेट्रोल, तमाम चीज़ें जो हैं उनके रेट जो हैं वो बहुत ज़्यादा हाई हो चुके हैं। अभी महंगाई का नया तूफान आने जा रहा है, इस हवाले से भी जानते हैं। क्या कहेंगे वसीम, अब क्या न्यू आने जा रहा है? गैस के हवाले से हम कह रहे हैं कि उसकी कीमतों में पहले भी इजाफा हुआ, हालांकि थोड़ा सा हम गैस की कीमतों में बात करें तो एक नॉर्मल आपके पास जो है उसका बिल आता था, आप लोग उसको, लेकिन अब जाहिर सी बात है जिस तरह सर्दियां आ रही हैं वही बात है ना, गर्मियां आ रही हैं तो आपके साथ हो जाता है कि आपका हाँ अभी भी जो है वो आपके यूनिट में इजाफा कर दिया जाएगा, बिजली के बिल बढ़ा दिए जाएंगे। अभी गैस की कीमतें बढ़ेंगी तो जाहिर सी बात है गैस के बिल ज्यादा आएंगे, और सर्दियों में गैस वैसे नजर ही नहीं आती, बिल्कुल ऐसे होती नहीं है, लेकिन आपको उसका बिल जो है वो लेकिन हमने उसका बिल अदा करना है। अच्छा, सूरत हाल ये है कि इस वक्त की अगर हम एक्चुअल सूरत हाल की बात करें, क्योंकि हमारा बहुत ज़्यादा पब्लिक के साथ इंटरेक्शन जो है वो हो रहा होता है फील्ड में जाके, तो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं महंगाई को लेके। पेट्रोल की कीमतें जो हैं वो मुल्क की रिकॉर्ड सतह पर पहुंची। फिर इसी तरीके से अगर हम देखें तो एलपीजी की कीमत हाई हुई। ये वो चीज़ें हैं जिनसे बाकी तमाम की तमाम चीज़ें जुड़ी हुई हैं। ये इंक्रीज़ होंगी तो ऑटोमेटिक सारी चीज़ें इंक्रीज़ हो जाएंगी। और अब जो न्यू हमारे सामने चीज़ आई है उसमें पेट्रोलियम डिवीज़न ने गैस की कीमतों में इजाफे की तजवीज़ जो है अब वो दी है, और इस तरह से अगर ये इजाफा हो जाता है तो इससे 100 नहीं, 150 नहीं, 200% तक गैस की कीमतों में इजाफा हो जाएगा। घरेलू सिलेंडर की अगर बात करें तो उसमें 172% तक जो है वो इजाफा किया जा रहा है। ये 172 रुपये नहीं, 172% इजाफा किया जा रहा है। और इसी तरीके से जो कमर्शियल हमारे यूनिट हैं उनमें 198% इजाफा किया जा रहा है। और ये अगर समरी मंजूर होती है तो इसका 1 अक्टूबर से इतलाक हो जाएगा। तो आल्दो आप देखेंगे कि जो नान आपको इस वक्त मार्केट में, हाँ ये नान जो इस वक्त आपको मार्केट में 20 रुपए का मिल रहा है, ये नान आपका 60 रुपए का हो जाएगा। तो मार्केट में रोटी का जो रेट है वो भी इसी तरीके से हाई होगा। 100 नहीं, 200% तक इजाफे की तजवीज़ है। और नान बाई एसोसिएशन ने इस पे मुल्कगीर हड़ताल की भी कॉल दी, और उनका यही कहना था कि पहले ही जो है वो 2 रुपए की रोटी से हमने या 1 रुपए की रोटी से हमने आगाज किया था, तो उस वक्त भी हमारे घरों में 25 रुपए की है, 20 रुपए की है डिफरेंट जगहों पे। अगर आपने उससे बहुत ही हल्की रोटी लेंगे तो वो आपको 15 रुपए में भी लगा कर देंगे, तो वो रोटी नहीं वो ये कह रहे हैं, बस ऐसे नाम समझे में वो ये कहते हैं कि जब रोटी 2 रुपए की थी तो उस वक्त हम अपने घर बचा के कुछ लेके जाते थे और हमारा सर्किट बहुत अच्छा चलता था। अब वो रोटी जो है वो 25 रुपए की हम या 20 रुपए की, 22 रुपए की हम फरोख्त कर रहे हैं, और हमारे पास जो कारीगर हैं उनको देने के लिए कुछ नहीं है। इसी तरीके से हमारा एलपीजी का जो रेट है वो 262 रुपए गवर्नमेंट का रेट है। इसी तरीके अगर आप मार्केट में जाती हैं तो आपको 300 रुपए, 290 रुपए, 295 रुपए हर दुकान का अपना रेट नजर आएगा। इसी तरह जो बड़े माफियाज बैठे हैं उनकी जानिब से ये रेट जो है वो भी कोई चेक एंड बैलेंस उस तरह से मौजूद नहीं है। गवर्नमेंट की तरफ से रोज़ाना की बुनियाद पे लिस्ट जो है वो मजिस्ट्रेट की जानिब से जारी भी की जाती है, और मार्केट कमेटी भी उसको देख रही होती है, लेकिन वो सिर्फ लिस्ट की हद तक है।
आप अभी भी एक कुछ नॉर्मल भी कुछ घर की सब्जी भी लेने अगर बाहर निकलेंगी तो आपको हर दुकान का मुख्तलिफ रेट जो है हाँ वो हाँ, अब मिलेगा। ये देख लेंगे, अब मैं कहूँ कि अदरक आपकी जो है वो देखें कहाँ पहुँची हुई है, 1200-1300 रुपए। मतलब हमारी तमाम जो खाने पीने की अशियाँ हैं, सब्जियां हैं, जो हम कहते थे कि आपके घर की हांडी चले 500 में, ज़्यादा से ज़्यादा 1000 में भी बन जाएगी, तो अब आप भूल जाएंगे वो 1000 नहीं में नहीं वो बनेगी पॉसिबल आपकी। ही नहीं है। तो आपके घर की हांडी जो है वो इस टाइम आपकी 2000 से ऊपर की बनती है। हम्म। चाहे आप दालें बना लें, चाहे आप सब्जी बना लें, चाहे आप गोश्त बना लें। गोश्त तो खैर अब आम बंदे के लिए तो उसकी पहुंच से ही बहुत ज़्यादा दूर हुआ है। और दिन ब दिन महंगाई के हवाले से मैं कल भी जो है अब मेरी सिस्टर की बर्थडे थी, आप यकीन करें मैं कल की हवाले से ही बात करूँगी, इतनी महंगाई हो चुकी है कि अब आप बाहर भी अगर अपना सेटअप करते हैं तो आपके अच्छे खासे आपका खर्चा जो है उसके लिए आप मेंटली तौर पे तैयार हो जाए, तैयार हो जाएं। और ये अब जो हमारे पास देखें, बड़े बंदे को या उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फैक्ट्री ऑनर को, मिल ऑनर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे चीजें बढ़ती हैं तो उसका आम रिस्पॉन्स आदमी जो है ना, एंड आम आदमी यूजर के बहुत पास होता है। आता है, Middle उसने class- वही परसेंटेज उसके अंदर इजाफा कर देना है। हाँ। उसकी जो भी जितनी लागत आ रही है उसने उस पर 10 रुपए, 20 रुपए, 25 रुपए पर पीस जो है वो बढ़ा देना है। और जो आखिर तक एंड यूजर तक आ रही है, जिसने खरीदना है, इफेक्ट वो हो रहा है। और खरीदने वाले कौन लोग हैं, वो उसमें सारी क्लास आ रही है, तो वहां पे हमारा मुतवस्सित तबका अच्छा, फिर क्या आ जाता है, फिर परेशान आटे का बहरान शुरू हो जाएगा, फिर चीनी का बहरान शुरू हो जाएगा, फिर कुकिंग ऑयल का हो जाएगा। मतलब आपकी तमाम चीजें जैसे, अच्छा जैसे डॉलर का रेट अगर नीचे भी आता है तो हमें कोई उसका फायदा नहीं पहुंचता। यकीन करें, कौन सा हमें पेट्रोल की कीमतें आपकी जो है वो कम होना स्टार्ट हो जाती हैं, आपके किराए कम होना शुरू हो जाते हैं, आपके खाने पीने की अशिया जो है उनमें कमी आना शुरू हो जाती है, तो वो रेट्स वहीं के वहीं रहते हैं। डॉलर सिर्फ हमें ये खुशी होती थी, ओह डॉलर का रेट नीचे आ गया, बस। डॉलर अगर 20 पैसे भी बढ़ते हैं तो हमारी बाकी चीजें बढ़ जाती हैं, और बढ़ जाती और अगर वो 10 रुपए भी कम हो जाए तो इम्पैक्ट जो है सिर्फ 0.5% पे आता है। तो ये बड़ा, हम वैसे अलमिया है हमारे पाकिस्तान के हवाले से बात करें तो इससे वाकई लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात है। एक वक्त की रोटी खाना भी ज़्यादा मैं कहती हूँ मुश्किल हो चुका हुआ है। लोग जिस तरह बाहर निकले हुए हैं, रोड्स पे निकल आए, यकीन करें दुख होता है। अच्छा, हम लोग चाह रहे होते हैं दूसरों की हेल्प करना, आप किसी की कितनी हेल्प कर देंगे? तो और एक वक्त ऐसा आता है कि बंदे के पास खुद भी जो है वो उस हाँ, और मुझे यार अल्लाह ताला चले, अल्लाह ताला हम सबको बहुत अता करे। अल्लाह ताला जो है वो, अल्लाह ताला की ज़ात ऐसी है, रहीम है, गफूर है। लेकिन आप लोगों के हालात देखें बहुत ज़्यादा, आप जब निचले तबके को देखते हैं तो यकीन करें दिल दहल जाता है। अच्छा, इसमें मज़ीद भी बात करते हैं सर, शायरी के हवाले से बात करेंगे। आपकी जो आपने जब शायरी स्टार्ट की, मुशायरे करते आए, अदब के साथ जुड़े, और आज की जो शायरी है उसमें क्या फ़र्क देखते हैं? देखिए, ये जो शायराना माहौल में तो ज़रूर फ़र्क आया, और शायरी में इस हवाले से मैं समझता हूँ कि हमारी बदकिस्मती हुई है कि ख़ास तौर पे जूँ हालांकि तरक्की करते गए, हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से सोशल मीडिया तक आ गए, अब रसाई हर शख्स की हो गई। हुआ ये कि अब हम फौरी तौर पे जो है ना, एक शेर जो है, हम जब शेर कहना शुरू करते थे तो हमने एक अरसा सिर्फ रियाजत की, हम शेर नहीं सुनाते थे। अब ये हो गया कि एक हमारा जो नया लिखने वाला है बहुत टैलेंटेड है, इसमें ये शुबा नहीं है कि शेर कहने वाले नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम ये हो गया कि वो फौरी उसका जो है ना चाहता है कि मुझे फौरी तौर पर रिजल्ट मिले, लिहाजा सोशल मीडिया उसका आसान जरिया है। अब जो कुछ लिखेगा सोशल मीडिया पे डाल दिया, और या टिकटॉकर पे चला गया, या वो कॉलेज स्कूलों में जो पहले एक तरीका था, हमारे दौर में कॉलेज में बैनुल-कुलियाती तकरीबात होती थी, हम वहाँ मुशायरों में हिस्सा लेते थे, और वहाँ एक बाकायदा कॉलेज में, स्कूलों में तरबियत दी जाती थी। अब वो ख़त्म होकर रहेगी। अब एजुकेशन सिस्टम में हमारे जो है ना वो प्रायोरिटीज़ में नहीं रही। आप ये देखेंगे कि बदकिस्मती से मैं तो देख रहा हूँ कि गुज़श्ता 10-15 साल से कि किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटीज़ में ऐसे जो मुकाबले हैं सेहतमंदाना वो नहीं रहे। नतीजा ये हुआ कि अब जब आप अपने जो टैलेंट है, नई आने वाली नस्ल को आप एक रास्ता नहीं दे रहे, तो उसे तो जिस तरह भी फिर जाएगी, फिर वो जा रही है। फिर वो सोशल मीडिया ने जो उसे कुछ दिया, नतीजा ये हुआ कि वो लाइक्स पर डिपेंड करती है। अच्छा, वो सैकड़ों हजारों लाइक हो जाते हैं, वो ये समझती है कि शायद शायरी भी हम वोट के जरिए जीत जाएंगे। वोट वाला तो ये गिर करे, मजाक ही है। नहीं, ये फन जो है ये कतन भी नहीं होता कि जी आपका अगर 1 लाख, अब मसलन चाहत अली खान ये आया है तो अब नुसरत अली या फतेह अली खान या जो हमारे क्लासिक गुलकार, ये वैसे कभी कभी अफसोस होता है कि इस तरह की चीजों को लोग ज्यादा पसंद करते हैं। अच्छा ठीक है, इंटरटेनमेंट हर इंसान को चाहिए, वो जरूरी भी है,
आप एक ही चीज पे हर वक्त नहीं रह सकते, लेकिन इस तरह की जो एंटरटेनमेंट जो समझ से ही बाहर हो, आप खुद भी सोचने में मजबूर हो जाए, यार मैं खुद क्या देख रहा हूँ या देख रही हूँ, तो उसके बावजूद भी आप उसी को लाइक कर रहे हो, तो ये लेकिन इंटरटेनमेंट और फकड़पन में बहुत फर्क है। इंटरटेनमेंट या तंज़ो मिजाज शुरू से आप चले जाए पीछे, मोइन अख्तर या और प्रोग्राम आते थे, तो वो आप ये देखें कि वो उसमें भी मज़ाक भी चलता था, लेकिन एक शाइस्ता पूरी फैमिली बैठ के देख सकते ऐसे ही। लेकिन अब अगर आप इसको समझ लें इंटरटेनमेंट है कि वो जो चीजें हम देख ही नहीं सकते अपनी फैमिली के साथ, वो इंटरटेनमेंट तो नहीं है। तो बदकिस्मती से लिटरेचर में खास तौर पे हमारे यहाँ जो एक चीज दर आई, वो ये आई कि लोगों ने तेजी के साथ जो है ना इस तरफ जाना शुरू कर दिया। वो क्योंकि फौरी रिस्पांस मिला, पब्लिक मिली, और एक जो है खास तरह पे, और दूसरा फिर एक और जो प्रॉब्लम हुआ ना, अब देखें यानी हमारे यहाँ फनून लतीफ़ा वो आहिस्ता आहिस्ता, और लोगों के यहाँ पैसे की जो एक रेस लग गई। अभी बात हुई ना, बात की उन्होंने कि हम 2 रुपए में भी ये लेते थे, तो आप माजी में जाएं, हम शायद वो कहते हैं ना कि घर कच्चे थे लेकिन दिल सच्चे थे। सही अब ये हुआ कि घर पक्के हो गए और हम एक दूसरे से दूर हो गए। अभी बड़े कम लोग हैं जो आपके साथ सिंसियर होंगे, जो आपको अच्छा सोचेंगे, आपके बारे में अच्छा बोलेंगे, वरना आप यही देख लें, मुनाफिकत का एक जो इस टाइम चल रही है लहर, हर बंदे ने एक मास्क चढ़ाया हुआ है जिसमें मुनाफिकत है, बहुत ज्यादा हसद है, आपकी बहुत ज्यादा खुद पसंदी है। तो मतलब लोगों के अंदर इतना कि लोगों को आगे बढ़ता हुआ या लोगों को खुश होता हुआ आप नहीं देख सकते। तो लोगों में बहुत ज्यादा मुनाफिकत है, कहते हैं हर हाथ मिलाने वाला दोस्त नहीं होता। तो ये वाकई बात सच है कि आपका किसी के साथ भी बात करेंगे तो वो आपका दोस्त नहीं हो सकता, वो आपके बारे में अच्छा नहीं बोल सकता। देखिए अब यही बात जैसे आपने कही कि देखें, हम जब आप माजी में जाते हैं, हम देखते हैं कि लोग अच्छी मूवीज देखते थे, अच्छे ड्रामे देखते थे, मुशायरे होते थे, हमारे शायर जो हैं वो एक रोल मॉडल थे लोगों के, अहले इल्म रोल मॉडल। शायरी के जरिए जी कितने आप मैसेज देखें, आपके बहुत सारे हालात जो हैं वो शायरी के जरिए लोगों के दिलों रोल मॉडल होते थे सोसाइटी के। यानी लोग, हम चाहते थे, हम देखते थे जब अहमद नदीम कासमी को, मुनीर न्याजी को, अहमद, इन लोगों को तो हम कहते थे कि ये बड़े लोग हैं। फिल्म स्टूडियो, फिल्में बनती थी। अब मुझे बताएं कोई शोबा ऐसा, यकीन करें आप चले जाएं मुख्तलिफ। सर इस पे बात करते हैं लाजमी इंशाल्लाह। अभी हमने जाना नाज़रीन ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, रोही एट 10 में एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। अच्छा जी, शायरी की बात हो रही थी, तो अभी क्या सुना रहे हैं आप हमें? मैं आपको एक गजल, मैं चलें, आप बातें तो हमारी चलती रहेंगी, साथ साथ आपकी शायरी भी सुने ना। तो वो आप गजल जरा साफ ज़ाहिर है कि एक डिफरेंट एंगल में मेरी शायरी का एक है स्टाइल मैं पेश करता हूँ जी, कि जब एक चिराग सरे शब जलाने लगता हूँ, जब एक चिराग सरे शब जलाने लगता हूँ, मैं अपने चारों तरफ जगमगाने लगता हूँ। जब एक चिराग सरे शब जलाने लगता हूँ, मैं अपने चारों तरफ जगमगाने लगता हूँ, और शिकस्ता होते हुए दिन की किरचियां चुनकर, शिकस्ता होते हुए दिन की किरचियां चुनकर मैं एक और नया दिन बनाने लगता हूँ। वाह वाह, क्या बात है। शिकस्ता होते हुए दिन की किरचियां चुनकर मैं एक और नया दिन बनाने लगता हूँ। अदू का खौफ भी क्या खौफ है कि बाज औकात, अदू का खौफ भी क्या खौफ है कि बाज औकात मैं अपनी तेग हवा में चलाने लगता हूँ। अदू का खौफ भी क्या खौफ है कि बाज औकात मैं अपनी तेग हवा में चलाने लगता हूँ, और दुआ भी करता हूँ मैं डूब जाए ये दुनिया, दुआ भी करता हूँ मैं डूब जाए ये दुनिया, फिर एक नाव भी खुद ही बनाने लगता हूँ। दुआ भी करता हूँ मैं डूब जाए ये दुनिया, फिर एक नाव भी खुद ही बनाने लगता हूँ, और कोई तो है जो मेरा हाथ खींच लेता है, कोई तो है जो मेरा हाथ खींच लेता है, मैं जब भी गार से पत्थर हटाने लगता हूँ। कोई तो है जो मेरा हाथ खींच लेता है, मैं जब भी गार से पत्थर हटाने लगता हूँ, और मेरा तो सिर्फ यही काम रह गया शहजाद, मेरा तो सिर्फ यही काम रह गया शहजाद, कहीं भी आग लगे मैं बुझाने लगता हूँ। मेरा तो सिर्फ यही काम रह गया शहजाद, कहीं भी आग लगे मैं बुझाने। वाह क्या बात। अच्छा, इस तरह की शायरी जो है वो आपको सुनने में भी मजा आता है। अच्छा, शायरी होनी भी ऐसी चाहिए
आसान, ताकि लोगों में दिलचस्पी बढ़े और लोग उसको सुन भी सकें और समझ भी सकें। इसमें जो मैं अहम बात करना चाहूँगा कि देखें, बुनियादी तौर पे शायरी जो है ना, ये एक आपकी तरबियत करती है। और ये, अब मैं थोड़ा सा बारीक सा नुक्ता है, लेकिन अगर कोई इसे समझ जाए तो ये बड़ी आसान हो जाएगा। शायर का ये मनसब है कि वो पब्लिक को अपनी सतह तक उठाए, हाँ, उनके जहनों को बुलंद करे, उनके अपनी फिक्र के जरिए, अपनी सोच के जरिए, अपने लफ्जों के जरिए उन्हें अपनी सतह तक लेकर आए, यानी उन्हें सोचने में मजबूर करे, उनकी फिक्र में बुलंदी लाए। और ये है मुश्किल रास्ता। दूसरा आसान रास्ता ये है कि जो बाद शायर सोचते हैं कि जी हम इन्हें क्यों उठाएं, हाँ, हम इनकी सतह तक चले जाते हैं, और वो शायर उनकी सतह तक चला जाता है। वो नहायत आसान हो जाता है। नतीजा ये होता है कि पब्लिक जो है ना, उनके लिए बड़ा आसान हो जाता है। वो जो हमारे यहाँ जो भी एजुकेशन भी कम है और आर्ट को समझने वाले लोग भी कम है, नतीजा ये कि उनकी ग्रोइंग नहीं हो पाती, ग्रोथ नहीं होती दिमाग में, यानी जहन जो है उनके बन नहीं पाते, वो एक खास लिमिटेड रहते हैं। जबकि लिटरेचर जो है, आप पूरी दुनिया का लिटरेचर उठा के देख लें, लिटरेचर ने कौमें बदली हैं। लिटरेचर जो है, आप हैरान होंगे कि आप जितनी भी यानी आज़ादी की तहरीकें चली हैं, लिटरेचर ने बहुत बड़ा रोल अदा किया है, मज़ाहमत का बड़ा रोल अदा किया है। लिटरेचर सिर्फ हमारे यहाँ जो रोमांस है, रोमांस भी है, रोमांस सिर्फ यानी लड़की और लड़के के दरमियान मोहब्बत का नाम नहीं है। हाँ। रोमांस तो आप पूरी ये कायनात जो है उसके अंदर रोमांस मौजूद है। बिल्कुल ऐसे खुदा ने ये कायनात बनाई है, एक चीज तक महदूद कर दिया। हाँ, हमने महदूद कर दिया है। हाँ। और हुस्न जो है तलाश करना और हुस्न को फिर फैलाना, खैर को फैलाना, हाँ, ये एक शायर का, एक तख्लीकार का मनसब है कि वो अपने, उनके जरिए अपने उसको फैलाए। अगर हमने उस सतह पर आना है तो फिर ठीक है, आसान रास्ता होता है, बहुत आसान रास्ता है, चल पड़े आप। शोहरत तो आप ले ही लेंगे, आप देख लेंगे, गुलूकारी कर लें या वो शायरी कर लें या कुछ काम कर लें। अच्छा देखो, पहली वाली, अच्छा शायरी के जरिए जैसे गजलें गाई जाती थी आपके, कमाल उनमें शायरी होती है आपके, मतलब दिल को लुभाने वाली, आपको एक खास, आपके आपके जज्बात, आपकी फीलिंग, तमाम इमोशंस उसी में ही जो है वो पिरोए हुए हैं। लेकिन अभी वाली आप मौसीकी देखें या आप गज़लें देखें, आपको उस तरीके से ना चाम नज़र आएगा, ना आपको उस तरह की फीलिंग्स आएंगी। हमेशा गाड़ी में ड्राइव करते हुए हमेशा आप जो है वो पुरानी गज़लें ही सुनेंगे। तो वही आप टाइम पे ना इंस्ट्रूमेंट कम थे, इंस्ट्रूमेंट कम थे, आवाज थी। अब आवाज कहीं दब गई है उस बेहंगम शोर में। अच्छा, अब लोग सीखना क्यों नहीं पसंद करते म्यूजिक? वो यही कहते हैं यार इतनी सारी चीजों में तो आपकी आवाज और पता नहीं ये मुख्तलिफ किस्म। मैं आपकी बात काट के बड़े दिलचस्प बात करूं, हमारा आर्ट्स काउंसिल का शोबा, ये यहाँ म्यूजिक की क्लासें, अच्छे टैलेंट है मुल्तान में। अच्छा, वो यहाँ वो हुए भी है म्यूजिक के प्रोग्राम। अब वो जो नए लोग आने वाले हैं, जो गा रहे हैं, बहुत अच्छी आवाजें हैं कुछ, लेकिन बदकिस्मती ये, मैंने एक दिन उन्होंने कहा कि आप बहुत अच्छा गाते हैं, आपने महफिलें भी लूटते हैं, लेकिन आप नूर जहां के गीत गाते हैं या लूट लेते हैं या किसी और गुलकारा के, नीरा नूर के, आपने कोई ओरिजिनल गीत दिया है अपना? अगर आप अपना ओरिजिनल गीत नहीं देंगे जो आपका अपना गीत हो, यानी आप माजी में चले जाए, हमारे तो यानी चिचड़े पदर थे, इन लोगों ने, नसीर मस्ताना ने अपना गीत दे दिया था। हमारे ये जो जितने भी गुलकार हैं, जब तक अपना कोई गीत नहीं देंगे, अपना जो उनकी शनाख्त होगी, पिछले गुलकारों की अपनी शनाख्त है, उनके अपने गीत, अब तो हम कॉपी कर रहे हैं और हमें जरूरत ही नहीं है कोई गाने की। अभी आज भी मैशअप सुनते हैं या फिर हम उसको रिमिक्स करके हम फिर उसी को गा लेते हैं, तो हमारा वो गाना मशहूर हो जाता है। ये तो हमारे हालात चल रहे हैं। अच्छा जी, इसके साथ साथ ये भी जानेंगे, इसमें जो मुल्की सूरत हाल चल रही है मौजूदा, और सियासी पार्टियां भी बड़ी एक्टिव हैं, कैंपेन चल रही हैं, नवाज शरीफ साहब के भी आने की बड़ी तैयारियां चल रही हैं, लोग बड़े खुश भी हो रहे हैं। क्या कहेंगे आप वसीम, इस टाइम क्या हालात चल रहे हैं मुल्तान में, क्या एक्टिविटीज चल रही हैं? देखिए, मैं अगर ये कहूँ कि हम 70-75 सालों से यही देख रहे हैं, तो ये फोर फादर्स भी मेरे यही देखते हैं, आप भी यही देख रहे हैं, और आगे आने वाला वक्त भी हमें तकरीबन लगता है बाकी हो फॉर द शायद आने वाला वक्त सिर्फ चेहरे, चीजें, मनसब, ये बाकी सब कुछ बदल रहा है, स्ट्रेटेजी सेम है, चीजें सेम है, हर बंदे को पता है क्या चल रहा है। अब इलेक्शन हो रहे हैं या नहीं, जो एक सबसे बड़ा अहम सवाल है। जो बाज़ औक़ात जितने अभी तो फिलहाल तसल्ली दी हुई है, जनवरी में हो जाएंगे, है ना? बिल्कुल। इसमें इलेक्शन कमीशन की जानिब से जनवरी के आखिरी हफ्ते में इम्कान का इजहार किया गया, उसमें कोई प्रॉपर तारीख अभी तारीख नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही। वो तारीख ना देना भी बात शुबहात जो है उसमें पैदा कर रही है।
इसी तरीके से जो कंपेन्स करना चाह रहे थे वो भी अभी कुछ रुके हुए हैं लोग, कि हो सकता है आगे शायद ये वो जो एक लावा सा बन रहा था उसको कंट्रोल करने के लिए या दबाने के लिए इस तरह की कोई स्ट्रेटेजी जो है वो अपनाई जा रही है। सेकेंड थिंग, हल्का बंदी। जो हल्का बंदियां इस बार हुई, जो हमारे जितनी भी पॉलिटिकल से लोगों से हमारी बात हुई, तो उनका ये कहना है कि हमने माजी में कभी ऐसी हल्का बंदियां नहीं देखी। तादाद इलाकों की और आबादी जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ रही है, लेकिन हल्के उस तनासुब से बढ़ने के बजाय कम हो गए। मुल्तान में एनएस के हल्के 6 हैं, पीपीस के जो हैं वो तकरीबन 13 से अब 12 जो है वो रह गए। पीपी 213 जो था वो इस वक्त जो है वो हल्का बंदियों से बाहर हो गया। उसकी जो यूसीज थी वो कुछ मुख्तलिफ हल्कों के अंदर बट गई। 2 यूसीज जो है वो 218 में चली गई, 217 में चली गई, 216 में चली गई। अब उस एक हल्के के कम होने से आपके मुल्क के मुल्तान की जो सियासत है उस पर बहुत गहरा असर पड़ा है, क्योंकि यूं समझ लीजिए कि एक सीट कम हो गई। पिछले साल पिछले इलेक्शन में वहां से वसीम खान बादोजई ने जो है वो इलेक्शन जीता था, उसकी खास पॉपुलेशन है हल्के की। अब जितने धड़े, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर अगर हम बात करें तो इलेक्टेबल्स की जो है वो ज़्यादा सुनी जाती है, इस तनासुब से कि उनके पास बरादरी का, ताल्लुकात का वोट जो है वो ज़्यादा है, तो पार्टीज़ किसी लेवल पे जाकर बाउंड हो जाती हैं इलेक्टेबल्स को। एक वर्कर जो आपके साथ 30 से 35 साल से साथ खड़ा है, उसकी निस्बत अगर कोई ऐसा बंदा सामने आता है जो इलेक्टेबल है, जिसके पास बरादरी का वोट है, तो टिकट जो है वो जाहिर बात है उसके पास ही जाएगा। फिर हम बात करते हैं डेमोक्रेसी की, जमहूरियत की, तो वो जमहूरियत कहाँ है? खैर ये एक अलग टॉपिक है। अब इस तमाम तनासुब के अंदर वो एक ख़ास बरादरी जो है वो बिल्कुल इफेक्ट हुई। उस इलाके की पॉलिटिकल जितनी भी स्ट्रेटजी है वो सारी डिस्टर्ब हो गई है। उस इलाके में रहने वाले ख़ानदान जो हैं वो मुतासिर हो गए हैं। अब वो लोग कहाँ जाएंगे? उन लोगों ने जितनी कंपेन्स की, जितनी चीज़ें वगैरह की, अब उनको कोई और हल्का जो है वो तलाश करने के लिए दोबारा नए सिरे से मेहनत और नए सिरे से काम जो है वो शुरू करना होगा। खैर किसी तनासुब में कहा जाए तो ये पीपीस के ऊपर जो है, सूबाई हल्कों के ऊपर मजीद बोझ जो है वो बढ़ चुका है। पहले हमारे एमपीएस एमएनएस जो काम करते हैं वो आपके सामने हैं, अब यूसीज के अंदर और इजाफा होके आबादी उनमें और ज्यादा हो गई है, तो जाहिर बात है अब काम मजीद बेहतर होने के बजाय जो दुनिया में काम को बेहतर करने के लिए डिवाइडेशन जो की जाती है उसके अंदर तादाद को कम किया जाता है, चाहे क्लासरूम में क्यों ना हो, ताकि अच्छे तरीके से चीजें डिलीवर हो सकें। हाँ। जब आप एक ही जगह पे बहुत ज्यादा चीजों को बढ़ा देंगे तो फिर वहां पे उस तरीके से एक मुझ पे साकी की नजर हो ये जरूरी है, मगर साकी की सब पे नजर हो ये जरूरी तो नहीं। तो अब सब लोग जो है वो एक को तो देख सकते हैं, अब एक बंदा सारी चीजों को नहीं उस तरह से लेके आखिरकार आप शायरी को बीच में ले ही आपने मैसेज देना था, वो आपने शायरी के जरिए दे ही दिया। ऐसी सूरत हाल के अंदर जो है हल्के ज्यादा होते तो ज्यादा अच्छी बात थी कि हमारा जो काम है वो। अब देखिए गुज़िश्ता अगर हम देखें इलेक्शन में बल्दियात के इलेक्शन ही नहीं हुए, हमारे गली मोहल्ले में गटर का, पानी का, नाली का, सीवरेज का कोई भी मसला था तो हम एमएनएस एमपीएस का दरवाजा बजा रहे हैं। असूली तौर पे तो हमें यूनियन काउंसलर्स का दरवाजा बजाना चाहिए ना। आपने खत्म हो गया ना, आपने देखा कॉन्सेप्ट ही तमाम चीजें। आज भी हम देखते हैं हमारे रोड्स कितने खराब हैं, आज तक रोड्स जो हमारे प्रोजेक्ट कितने अरसों से चलते आ रहे हैं वो आज तक नहीं हो सके। अच्छा, फिर हम पानी का इस टाइम जो मुल्तान का सबसे बड़ा इशू आ रहा है वो इस टाइम पानी है। आपका पानी साफ नहीं है, बीमारियां बहुत ज़्यादा फैल रही हैं, पेट की बीमारियां बहुत ज़्यादा इसी वजह से फैल रही हैं। तो हमारे तो मसाइल ही इतने हैं कि हम यहाँ पर गिनते गिनते शायद हमारी जो है ना बस हो जाए, लेकिन मसाइल ख़त्म नहीं होंगे। तो मसाइल तो बहुत ज़्यादा है। उनका हल के लिए आपको छोटे लेवल पे जो है वो ग्रुप्स के सूरत में, बल्दियात की सूरत में इलेक्शन कराने चाहिए। अभी तो हम भी लोग भी इस वजह से भी परेशान है कि ये जिस तरह इलेक्शंस के हवाले, अभी जस्ट ये कहा इम्कान है आप केपी के वाली साइड पे चले जाएंगे, नॉर्दर्न एरिया के वहाँ तो अभी बर्फबारी हो जाएगी तो शायद इलेक्शन वहाँ। लेकिन आप ये समझ लीजिए कि आइन के साथ जो है वो गुज़िश्ता कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा जो है वो खेला जा रहा है, मजाक हो रहा है, क्योंकि आईनी तनासुब से अगर देखा जाए
तो ये तमाम चीज़ें गलत हैं। अच्छा, फिर हम बात करते हैं ना अदलिया, खुद भी अदलिया के हवाले से वो कंफ्यूजन नजर आती है कि बहुत सारे केसेस हमारे ऐसे हैं जिनका बहुत शायद कम टाइम में आप फैसला ले लें, लेकिन उनके जो है समातें चल रही होती हैं पर फैसले कभी नहीं होते। तो इस हवाले से मज़ीद बात करेंगे। नाज़रीन, अभी हमने जाना ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। अच्छा जी, जहाँ इतनी सारी चीज़ें चल रही हैं, डिस्कशन चल रही हैं, मैं समझती हूँ कि शायरी एक दफ़ा फिर सुनाई जाए ताकि मूड खुशगवार मजीद हो जाए। अच्छा, आपकी बुक्स भी हैं, थोड़ा अपनी बुक्स के हवाले से। बुक्स मेरी तकरीबन 7 गज़लों की किताबें मेरी छपी हैं। ठीक है। 94 में मेरी पहली किताब छपी थी प्यास भरा मशकीज़ा, फिर 2003 में हारा हुआ इश्क, फिर याद दहानी, खामशी, बारगाह और एतबाम हुज्जत, और इसके बाद शशजहात और दरगुजर, ये किताब मेरी छपी हैं। कुलियात खाकदार छपी मेरी। अच्छा, 2020 में मेरी किताब को जो पाकिस्तान में एक यानी किताबों पे अवार्ड अकादमी अदवियात पाकिस्तान देती है, उसका जो है उसमें सबसे बड़ी जो शफाफियत है वो ये है कि वो किताबें जो है ना 3-4 मुसन्निफीन को भेज दी जाती हैं। वो फिर उस पाकिस्तान में जो साल में किताबें जमा होती हैं उनमें से वो फिर किसी एक किताब को वो अवार्ड देते हैं। अच्छा। तो 2020 में मेरी किताब बारगाह जो है ना उसे अल्लामा इकबाल अवार्ड मिला। अच्छा। मतलब यकीनन मुझे इसलिए खुशी हुई कि 4 मुख्तलिफ उसमें से जो है ना गुजर के एक डिसीजन जी। तो इरशाद मैं इरशाद सुना देता हूँ मैं आपको कि किसी से वादो पैमान भी नहीं मेरा, किसी से वादो पैमान भी नहीं मेरा, ये शहर छोड़ना आसान भी नहीं मेरा। वाह वाह वाह। किसी से वादा पैमान भी नहीं मेरा, ये शहर छोड़ना आसान भी नहीं मेरा। वाह, क्या बात है। मैं लख्त लख्त हुआ आसमां से लड़ते हुए, वाह। मैं लख्त लख्त हुआ आसमां से लड़ते हुए, मगर ये खाक पर एहसान भी नहीं मेरा। वाह वाह, क्या बात। मैं लख्त लख्त हुआ आसमां से लड़ते हुए, मगर ये खाक पर एहसान भी नहीं मेरा। बहुत खूब। मैं सिर्फ अपनी हिरासत में दिन गुजारता हूँ, मैं सिर्फ अपनी हिरासत में दिन गुजारता हूँ, मेरे सिवा कोई जिंदान भी नहीं मेरा। वाह वाह, क्या बात। मैं सिर्फ अपनी हिरासत में दिन गुजारता हूँ, मेरे सिवा कोई जिंदान भी नहीं मेरा। और सकूते शब में तेरी चश्मे नीम वाह के सिवा, वाह। सकूते शब में तेरी चश्मे नीम वाह के सिवा कोई चिराग निगहबान भी नहीं। वाह वाह, क्या बात। सकूते शब में तेरी चश्मे नीम वाह के सिवा कोई चिराग निगहबान भी नहीं मेरा। और ये किसके बोझ ने मुझको थका दिया कि यहाँ, ये किसके बोझ ने मुझको थका दिया कि यहाँ, बजुज़ दुआ कोई सामान भी नहीं मेरा। वाह, क्या बात। ये किसके बोझ ने मुझको थका दिया कि यहाँ, बजुज़ दुआ कोई सामान भी नहीं मेरा। और मैं उसकी रूह में उतरा हुआ हूँ और शहजाद, मैं उसकी रूह में उतरा हुआ हूँ और शहजाद, कमाल ये है उसे ध्यान भी नहीं मिला। वाह, क्या बात है। मैं उसकी रूह में उतरा हुआ हूँ और शहजाद, कमाल ये है उसे ध्यान भी नहीं। वाह, क्या बात है। बहुत खूब, बहुत ही। महबूब शुरू से ही क्या इसी तरह के रहे, जब से हमने होश संभाला है हमने ढाल ही नहीं पाया महबूब को। अच्छा, इसमें मजीद बात करते हैं। नाज़रीन, चलते हैं अपने सेगमेंट की तरफ, टुडेज वेदर। हसन मलिक हमारे साथ मौजूद है। हसन से जानते हैं आज दिन भर मौसम कैसा रहेगा, क्या सूरत हाल है? जी आसमा, मुल्तान शहर के अगर आज के मौसम की बात करें तो मुल्तान शहर का गुज़िश्ता कई दिनों से मौसम जो है वो कदरे खुशगवार दिखाई दे रहा है और दर्जा हरारत में नुमाया कमी देखने को आ रही है। लेकिन आज की बात करें तो आज मुल्तान शहर का मतला अलल सुबह से ही साफ दिखाई दे रहा है और सूरज भी अपनी आबोताब के साथ चमक रहा है। आज अगर शहर के ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत की बात करें तो आज मुल्तान शहर का और गिरदोनवा का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। कम से कम दर्जा हरारत आज शहर का 22 डिग्री सेंटीग्रेड पर रिकॉर्ड किया गया है। हवा में नमी का तनासुब भी आज कदरे कम है सूरज की ज़्यादा चमकने की वजह से, जो कि आज 55% तक रिकॉर्ड किया गया है। एयर क्वालिटी इंडेक्स गुज़िश्ता कई दिनों की तरह आज भी बदतरीन हद तक आलूदा है, जो कि 188 पॉइंट्स पर रिकॉर्ड किया गया है। पाकिस्तान के फिजाई आलूदा तरीन शहरों की लिस्ट में मुल्तान की स्टैंडिंग को देखें तो आज मुल्तान दूसरे नंबर पर स्टैंड कर रहा है। महकमा मौसमियात ने मुल्तान शहर के बासियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी का ऐलान किया है कि वीकेंड पर मुल्तान शहर में एक बारिशों का नया सिलसिला एंट्री करेगा, जिसके साथ ही ये जो आजकल मुल्तान शहर का दर्जा हरारत थोड़ा सा
बढ़ रहा है, इसमें नुमाया कमी देखने को आएगी। और गुज़िश्ता कई दिनों की तरह जो मुल्तान शहर का मौसम है, रात गए और अलल सुबह के औकात में दर्जा हरारत जो कम हो जाता है, वीकेंड पर बारिशों के उस स्पेल के बाद दर्जा हरारत में मजीद भी कमी देखने को आएगी। और महकमा मौसमियात की जानिब से ये भी कहा जा रहा है कि उस एक स्पेल के बाद इस तरह से भी लगेगा जिस तरह से सर्दियों की आमद का सिलसिला शुरू हो जाए। महकमा मौसमियात की जानिब से ये भी कहा जा रहा है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान शहर ओलिया का मौसम खुश्क और गर्म रहने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। जी बहुत शुक्रिया हसन मलिक आपका। अच्छा जी, जिस तरह ये कहते हैं मौसम का हाल जान रहे थे, वैसे यहाँ पर जो मौसम बना हुआ है ना शायरी का, वो बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही सिर्फ ये कहना है कि हाँ। हमने जब से होश संभाला, हमने हाँ। जब भी पढ़ा, हाँ। हमने महबूब को हमेशा जालिम जालिम और पाया। तमाम इनको जालिम दिखाने में सबसे बड़ा किरदार जो है वो शायरों का है। जो हम पे गुजरती है वो तो गुजरती है सर महबूब की जानिब से, रही से ही कसर जो है वो शायर हमें सुना सुना के अच्छा, आप क्योंकि अगर महबूब जालिम हो तो जाहिर सी बात है शायरी भी तभी याद आती है। आप तमाम उसी तरह की शायरी कैसे करते हैं? कुछ जो है ना शायर अपने आप को मजलूम बनाने की कोशिश भी करते हैं लेकिन महबूब वाकई जालिम होता है सर। नहीं, ऐसा तो जो हमने ना यानी वो महबूब का रुख ऐसा दिखा तरसी कह दिया। सकते हैं। बाद बेचारे महबूब बहुत कदर करते हैं अपने चाहने वालों ये की, बात लेकिन हम उससे शायद उससे ज्यादा ही डिमांड करते हैं उससे आगे बढ़ने को एक्सपेक्टेशन जो है वो हाई हो जाती है। हालांकि ऐसा नहीं है जितनी। हाँ, ये और कहेंगे बस बाद में शादियां होने के बाद महबूब भी दूर हो जाते हैं। वो मोहब्बतें अगर मिल जाए तो वो मोहब्बत शायरी चलती ही इस पर जुल्म पर। अगर महबूब मिल गया तो शायरी खत्म। उसने कहा जी आप ऐसा करें, शादी कर लें, अगर तो शादी कामयाब होगी तो ठीक है, अगर नाकाम होगी तो शायरी तो अच्छी अच्छी हो जाएगी। तो ये तो है। सही है। अभी क्या सुना रहे हैं, कुछ और हो जाए? अच्छा, मैं क्योंकि हमारे पास टाइम भी बहुत शॉर्ट है, तो मैं चाहूंगी कुछ हमें आप जाते जाते कोई अच्छी सी शायरी और भी सुना जाए, मूड और अच्छा हमारा रहे पूरा। ऐसे अगला आर भी जो है मैं गुजारूं वो ऐसे ही गुजारूं। बहरहाल मैं एक हल्की सी गजल आपको ना वो मैं सुना देता हूँ कि वो साफ ज़ाहिर है कि एक खास उसकी मिजाज की गजल है। जी जी, कि इरशाद। सब पे ये मान तो नहीं होता, सब पे ये मान तो नहीं होता, हर कोई जान तो नहीं होता। वाह वाह वाह, क्या बात है। सब पे ये मान तो नहीं ये मुझे लगता है वसीम आपके लिए है। हर कोई जान तो नहीं होता। हाँ। और जब मोहब्बत उतरती है दिल में, जब मोहब्बत उतरती है दिल में, कोई ऐलान तो नहीं होता। वाह वाह वाह, क्या बात। जब मोहब्बत उतरती है दिल में, कोई ऐलान तो नहीं होता। और हर घड़ी मत जताया कर उसको। हाँ, हर घड़ी मत जताया कर उसको, इश्क एहसान तो नहीं होता। वाह वाह, क्या बात। हर घड़ी मत जताया कर उसको, इश्क एहसान तो नहीं होता। वाह। और किसी के शहर छोड़ जाने से शहर वीरान तो नहीं। वाह वाह, क्या बात है। किसी के शहर छोड़ जाने से शहर वीरान तो नहीं होता। और यूं ही हंसकर किसी का मिल लेना, यूं ही हंसकर किसी का मिल लेना, अहदो पैमान तो नहीं होता। वाह, क्या बात। और तू अगर देख ले हमारी तरफ, तेरा नुकसान तो नहीं तू अगर देख ले हमारी तरफ, तेरा नुकसान तो नहीं होता। वाह, क्या बात है। तू अगर देख ले हमारी तरफ, तेरा नुकसान तो नहीं होता। और जितना आसान जानते हो इश्क, उतना आसान नहीं होता। वाह वाह, क्या बात है। बहुत खूब, बहुत अच्छा लगा, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ रहे और आपकी खूबसूरत शायरी को हमने बहुत एंजॉय किया। यकीनन हमारे नाज़रीन ने भी बहुत एंजॉय किया होगा। वसीम आपका भी बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ। इसके साथ ही नाज़रीन अभी हमने जाना ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे साथ कुछ और गेस्ट मौजूद होंगे। वेलकम बैक नाजरीन, रोही एट 10 में एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। और इसके साथ ही हमारे साथ गेस्ट भी मौजूद हैं, उनकी तरफ चलते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं जी मोहम्मद अरसलान खान, जो कि साइबर लॉज एक्सपर्ट है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। थैंक यू वेरी मच। और इसके साथ ही जो हमारे दूसरे गेस्ट हैं वो हैं जी ख्वाजा मजहर सदीकी साहब, हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि मोटिवेशनल स्पीकर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ठीक ठाक हैं? बेहतरीन, जबरदस्त, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह जी। और इसके साथ ही आज हम जो है बात करेंगे, ख्वाजा साहब से बात करेंगे। आज अखलाकियात के हवाले से बात होगी, वैल्यूज़ के हवाले से बात होगी, किस तरह हम अपने अखलाकियात में जो है उसमें बेहतरी ला सकते हैं। और जिस तरह अभी आजकल हमारे मुआशरे में जिस तरह की बहुत सारे चैलेंजेस हैं, उसको किस
तरह फेस कर सकते हैं। और साथ ही आज अरसलान से बात करेंगे। आपको पता है कि हरासमेंट के हवाले से बहुत सारे केसेस जो हैं इस टाइम चल भी रहे हैं। इसके साथ साथ आज हम थोड़ी सी कुछ नई चीज़ें भी जो है वो अरसलान से जानेंगे। ज़मानत के हवाले से जो हरासमेंट में जिन लोगों की ज़मानत हो जाती है, जिन पर केसेस होते हैं, उनके हवाले से जानेंगे कि उन लोगों के हवाले से क्या क्या चीज़ें हैं, किस तरह उन पर जुर्माना आयद होता है, ज़मानत कैसे होती है, ये तमाम चीज़ें। और इसके साथ जिस तरह ऑनलाइन आज जिस तरह का फ्रॉड चल रहे हैं, आपको पता है ऑनलाइन कर्जे लिए जा रहे हैं, ऑनलाइन अगर आप कोई ख़रीदो फरोख्त कर रहे हैं, उस हवाले से क्या क्या जो चीज़ें चल रही हैं, उस पर किस तरह साइबर जो है वो एक्शन ले रहा है, इस हवाले से बात करेंगे। अरसलान, इस टाइम जो क्राइम की रेशो है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अगर हम साइबर क्राइम की बात करें तो उसमें भी जो है वो बहुत दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? मैडम देखिए, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, यूजेस ऑफ लाइक सेल फोन्स, सोशल मीडिया अकाउंट्स, ठीक है, जो बैंकिंग चैनल्स हैं, आप देखें हर चीज़ जो है वो मोबाइल फ़ोन पे ट्रांसफ़र हो गई है। ऐसे ही है। कोई कोई भी क्राइम आपको पता है जो सोशल मीडिया एप्लीकेशंस, इंटरनेट या मोबाइल फोन्स या सोशल मीडिया गैजेट्स को इस्तेमाल करते हुए किया जाता है, सरजद होता है, आप शिकार हो जाते हैं या आप करते हैं किसी के साथ, ठीक है, किसी को अनलॉफुल लॉस देने के लिए या किसी से अनलॉफुल गेन लेने के लिए, तो दैट अमाउंट्स टू साइबर क्राइम ना, ठीक है। नो डाउट हमारे, आई एम सॉरी बट इट्स द नीड ऑफ द टाइम टू टेल इन फ्रंट ऑफ द जनरल पब्लिक कि जो एजुकेशन का जो लेवल है उस स्पीड से ऊपर नहीं गया जितनी तेजी से सोशल मीडिया के, मोबाइल फोन के इस्तेमालात बढ़े हैं। तो जब इनका यूजर बढ़ा, सार्फिन बढ़े, ठीक है, तो जो साइबर क्रिमिनल्स थे उन्होंने इसका रुख किया। इसमें हरेसमेंट को लेके बात करें, फाइनेंशियल फ्रॉड्स को लेके बात करें, तो डेफिनेटली एक बड़ी मिकदार, बड़ी मतलब जो तादाद में लोग इसका शिकार हो रहे हैं, चाहे वो हैरेसमेंट है, चाहे वो फाइनेंशियल फ्रॉड्स हैं, ठीक है। उसी तरह से अब यही जो 2016 में इसकी जो लेजिस्लेशन की गई, प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट 2016, एक एजेंसी को जो है इस पे वो एट्रीब्यूट किया गया कि आप लोगों ने इसको मतलब इसकी इस तरह के क्राइम की रोकथाम करनी है, इनको इन्वेस्टिगेट करना है, कलेक्शन ऑफ एविडेंस करना है। अब डेफिनेटली इतना प्रेशर जब पड़ जाए, ठीक है ना, हर घर में देखें, मेरे घर में, आपके घर में कितने सेल फोन हैं, हर बंदे के पास तो सेल फोन है, ठीक है, और जिसके पास सेल फोन, सोशल मीडिया अकाउंट मौजूद है, वो किसी न किसी तरह से साइबर क्राइम का शिकार हो सकता है और हो रहा है। यही वो वजह है कि लोगों को अवेयरनेस नहीं है, ठीक है, यूजेस एंड अब्यूजेस नहीं पता, ठीक है। कहीं ना कहीं मोबाइल फोन, टेक्नोलॉजी, इंटरनेट ये जरूरत बन गई है, ठीक है, लेकिन इसी जरूरत के पेश नजर देखें, आप लोग ऐप, हम ऐप बनाते हैं, मोबाइल फोन या इजी पैसा, जैज कैश, इसीलिए बनाते हैं ना, अपनी आसानी के लिए। तो जितना हम आसानी की तरफ जा रहे हैं, कोई रॉन्ग डूअर बैठा दूर दराज इलाके में जस्ट आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन लेगा आपसे। वो पर्सनल इंफॉर्मेशन क्या है? वो है आपकी वालदा का नाम, आपका आईडी कार्ड नंबर। आई एम सॉरी बट ड्यू टू सम ब्लैक शीप्स प्रेजेंट इन आवर कंट्री, आइदर दे आर इन द बैंक्स, आइदर दे आर इन द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, वेयरसोएवर दे आर, ठीक है, बट दे आर एक्चुअली प्रेजेंट, ठीक है। वो उनको कुछ एफआईए ने पकड़ा भी है और कुछ को ऑनरेबल कोर्ट्स ने फिर सबक भी सिखाया है, ठीक है, कि आप लोगों का जो पर्सनल डाटा है वो शेयर नहीं करना। अब डिपार्टमेंट से कहीं से हो जाए, दैट्स अनदर चैप्टर। जो चीज कोई ओटीपी कोड, वन टाइम पासवर्ड जिसको हम बोलते हैं, यू गाइज, यू पीपल आर नेवर सपोज टू शेयर। आपने अपनी बैंकिंग इंफॉर्मेशन कभी भी किसी से शेयर नहीं करनी। कोई मरता मर जाए, आपको कोई एजेंसी उठाने आ जाए, ठीक है, आपका एटीएम कार्ड ब्लॉक हो जाए, आपको कोई थ्रेट दे दी जाए कि जी हम एजेंसी से बात कर रहे हैं, हम एफआईए से बात कर रहे हैं, ये जो हमारी जो काबिल एहतराम एजेंसीज हैं वो इस तरह से फोन करके आपका डाटा नहीं लेती, उनके पास सब कुछ अवेलेबल है, आप कुछ रॉन्ग करें आपको ले भी जाएंगे। एक बात आपको ले भी जाएंगे तो डेफिनेट ना, मतलब नो वन इज अलाउड कि कोई मुल्क की सालमियत के खिलाफ इस तरह की कोई बात करे। तो डेफिनेटली बीइंग अ लॉयर आई विल से इट कि किसी ने कोई लीगल काम नहीं करना। अब आपने कोई अपनी इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करनी, कोई ओटीपी शेयर नहीं करना। बाद में नहीं कहिएगा कि जनाब मैं किसी टेंशन में बैठा था तो मुझे पता नहीं चला, ठीक है ना, और मैं बस परेशानी में मैंने शेयर कर दिया। ये अरसलान नेचुरल है। कोई समटाइम ना आप वाकई, ये बहुत सारे लोगों के साथ इस तरह हुआ है कि आप बहुत सारी अपनी डिफरेंट प्रॉब्लम्स में होते हैं और आपको नहीं आइडिया होता है,
और आप भूल के ये चीजें कर बैठते हैं। मैडम रोही टीवी यही तो सदका जारिया कर रहा है। हाँ वही ना, रोही टीवी लोगों के साथ लोगों के साथ ना ये चीजें हो जाती हैं। आप लोग मुझे बुला के या मेरे जैसे और मतलब जो काबिल एहतराम मेरे दोस्त भाई बैठे हैं, आप एक मैसेज डिलीवर कर रहे हैं, ठीक है ना, तो ये तो सदका जारी है कि आप लोगों ने अपनी कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन, खासकर ओटीपी आपने शेयर नहीं करना, चाहे कुछ हो जाए, ठीक है। और अगर वो शेयर करेंगे, चलें अब कोई शेयर कर बैठा है, वो क्या करे, वो FIA में रिपोर्ट करे। आप लोगों ने अपने बैंक अकाउंट में कोई ऐसी रकम नहीं मंगानी, ठीक है, जो आप जानते नहीं है। हाँ। ये जो रॉन्ग डूअर्स हैं, ये आपको 5-10% का लालच देंगे, ये नौकरियों का लालच देंगे कि आपकी नौकरी लग गई है, आपके बैंक अकाउंट में इलीगल पैसा मंगा लिया जाएगा, ठीक है, और वो आपको 5-10% देगा, आपसे ATM कार्ड ले लेगा, कुछ भी ले लेगा, तो आपको बाद में यू विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट अमाउंट, बिकॉज फ्रॉडुलेंट अमाउंट के आप बेनिफिशियरी हैं, ठीक है। तो ना सिर्फ आप अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन को किसी से शेयर नहीं करें, उनको भले पब्लिक ना करें, ठीक है, किसी को फोन पे बताने की तो जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। और एक और चीज बड़ी आम है कि आपका बेटा पुलिस ने पकड़ लिया है, हाँ, पीछे गू 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 आवाज आएगी, ठीक है ना, तो अब ये रेप के मुकदमात में फंस गया, लड़की के साथ फंस गया है, कोई इस तरह से, तो हमारे जो बेचारे वालदैन है शरीफ, वो अपनी इज्जत बचाने के लिए उनको लगता है कि शायद ऐसा हो गया होगा, हाँ। तो पंजाब पुलिस ऐसी नहीं है, ठीक है ना, माइंड इट। वो इस तरह से कोई भी अफसर आपसे फोन पे पैसे नहीं मांगता, ठीक है ना, कभी इस तरह से मैंने देखा। तो आप लोगों ने खुदारा किसी को पैसे ट्रांसफर नहीं करने। सही, ये वाकई ये चीजें जो आजकल हम देख रहे हैं, लोगों ने टेक्नोलॉजी के साथ साथ आपके बहुत सारी ऐसे हैं, उन्होंने टेक्निक्स भी चेंज कर ली हैं। अच्छा, अब यह कि किस तरह आपने लोगों को बेवकूफ़ बनाना है, किस तरह आपने लोगों को हिरासा करना है, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो जिद्दत के साथ जा रही हैं। ये आपकी तमाम उन चीज़ों में भी जिद्दत आती जा रही है। इस पर मज़ीद भी आपसे जानते हैं, मज़ीद साहब से जानेंगे, अखलाकियात और वैल्यूज़ की आज हम बात करने जा रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन जानते हैं ना। देखिए, कौमों की तामीर में, तरक्की में, उनकी तहजीब में अखलाकियात का बड़ा अमल दखल होता है। और हमारे पास जो दीन है वो दीन इस्लाम है, और दीन इस्लाम में तो ये कहा गया है कि हर बच्चा जो है वो ऐन फितरत पर पैदा होता है, इस्लाम पर पैदा होता है। ये उसके वालिदैन हैं, उसके अहबाब हैं, सोसाइटी है, समाज है जो उसको अच्छा या बुरा बनाते हैं। तो हमारे यहाँ चूँकि अभी ये बात हो रही थी कि हमारे यहाँ तालीम की रेशो बहुत थोड़ी है, खानगी बिल्कुल ना होने के बराबर है। ये बिल्कुल बात दुरुस्त है कि हमारे यहाँ चूँकि तालीम नहीं है, और तालीम और ताल्लुम का तल्लुक अखलाकियात से है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़े अंदाज में फरमाया कि मैं मौल्लिम बनाकर भेजा गया हूँ, और मौल्लिम जो है वो सबसे पहला काम क्या करता है, वो आपके अखलाक को दुरुस्त करता है, आपके किरदार की तकमील करता है, तामीर करता है, और आपकी शख्सियत के जो लवाजिम हैं वो मुकम्मल करता है। हमारे यहाँ इस बात की अहमियत को समझा ही नहीं गया अव्वल दिन से कि हमें जो अल्लाह ताला ने ये औलाद दी है, या हमारे घर में ये जो आंगन में जो फूल खिले हैं, ये जो मासूम तारे जन्नत के फूल हमारे घर में आए हैं, हमें इनको कैसे अच्छा इंसान बनाना है। इनकी तामीर और तरक्की में जो बुनियादी किरदार घर का है, माँ का है, बाप का है, वो इससे आशना ही नहीं होते, इससे वाकिफ ही नहीं होते, अवेयर ही नहीं होते, उनको पता ही नहीं होता, क्योंकि उन्होंने इसकी कोई तरबियत ही नहीं ली होती। यानी एक बच्चा है जो अभी कमसिन है, और जिसको 4 बरस की उम्र में वालिदैन ने बेहतरीन इंसान बनने की तरबियत देनी है। आप ये देखें, मैं पढ़ रहा था कि बाहर के ममालिक में, जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, वहाँ जैसे ही खातून को हमल ठहरता है तो उसके बच्चे की और उसकी तरबियत का आगाज हो जाता है। जबकि हमारे यहाँ ये है कि बच्चे को नज़रअंदाज किया जाता है कि अभी तो बहुत छोटा है, खेलने के दिन है, जबकि 4 बरस की उम्र तक बच्चे की 90% दिमागी तश्कील हो जाती है जी। और 7 बरस की उम्र तक उसकी 70% शख्सियत बन जाती है। ये मैं नहीं कह रहा, ये दुनिया की जो बड़ी दरसगाहें हैं, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है, ऑक्सफोर्ड है, या इस लेवल के जो बड़े इदारे हैं, उन्होंने रिसर्च की है। हम वही अरसा बच्चे को गाली गलौज सिखाने में, खुद लड़ने, मियाँ बीवी के झगड़े में, और या बच्चे पर चीखने चलाने में, डांट डपट करने में हम वो वक्त गुजार देते हैं। होना ये चाहिए कि वालिदैन खुद पहले अवेयर हों, एथिक्स क्या है, एटिकेट्स क्या है, अखलाकियात किस चिड़िया का नाम है, ये कौन सा मर्ज है जो हम में नहीं है। हम में शुगर भी है, ब्लड प्रेशर भी है, मैं कहता हूँ इसको मर्ज समझ के तो लेना शुरू कर दें, इसमें शिफा है। हमें बच्चों की तरबियत में पहले खुद सीखना होगा, पेरेंट्स को, और उनकी पेरेंटिंग होनी चाहिए।
मैं ये बात हर जगह हर फोरम पे कहता हूँ, वालिदैन को इल्म ही नहीं है कि हमने आइली ज़िंदगी कैसे बसर करनी है। और फिर हमें अपने जो हमारे ये अर्ज़ किया, ये जो जन्नत के फूल हमारे घर में हैं, ये जो तारे हमारे ज़मीन पर हमारे घर में रोशन हैं, हमें इनको कैसे, हम एक पौधे की जैसे हम किसी पौधे की देखभाल करते हैं, तराश कराश करते हैं, बिल्कुल बच्चों की भी ऐसी हो और उनको अखलाकियात सिखाएं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में तो अम्मा आयशा ने यह भी कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक कुरान पाक है, और कुरान पाक हमें जो अखलाकियात सिखाता है उसमें सबसे पहली बात यह है कि बच्चे को सच बोलना सिखाए। ये बच्चे ने सच बोलना सीखा था तो फिर वो शेख अब्दुल कादिर जिलानी बना कि डाकू ने कहा तुम्हारे पास क्या है, उसका मेरे पास दिरहम है, और कहाँ है, नजर तो नहीं आ रहे, आपकी तो तलाशी ले ली है। अर्ज किया कि मेरी कमीज में सिए हुए हैं और मेरी माँ ने सी कर मुझे घर से भेजा है। तो कहा आओ हमारे सरदार के पास, जब ले गए उन्होंने कहा ये बच्चा कहता है मेरे पास दिरहम है, हमें तो नजर नहीं आ रहे। तो कहा जी मेरी कमीज में सिले हुए हैं, मेरी माँ ने सी कर दिए। तो कहा ये सच बोलना कहाँ से सीखा? तो ये फरमाया कि मेरी वालदा ने मुझे कहा था जोड़ नहीं वाला। तो घर से अखलाकियात बच्चा सीखता है, इसलिए कहते हैं इंसान गोद से लहद तक सीखता है। तो सच बोलना घर से सीखता है, गाली देना घर से सीखता है, हसद करना घर से सीखता है, किसी को धोखा देना, भी हम साइबर क्राइम की बात है, ये घर से सीखी हुई चीज है। एक शख्स को जब फांसी की सजा हुई, घर से ना भी सीखी हुई है तो मुआशरे में जो हमारे मैंने अर्ज किया ये मराकिस हैं। एक मैं इसी में अर्ज कर दूं कि एक मुजरिम को जब फांसी होने लगी तो उससे उसकी आखिरी ख्वाहिश पूछी गई। उसने कहा कि मेरी माँ को मुझे बुलाया जाओ। जब माँ आई तो उसने उसके कान को काट डाला। कहा ये क्या किया? उसने कहा जब मैं पहली बार अपने पड़ोसी का मुर्गी का अंडा चुरा के आया था तो मेरी माँ ने मुझे कुछ नहीं कहा था। तो मैं समझता हूँ कि मुझे पहले जुर्म पर मेरी माँ अगर टोकती, रोकती, मना करती या कुछ सजा देती तो मैं अगली बार जुर्म ना करता। तो अखलाकियात के लिए पहली चीज़ वालिदैन को समझना चाहिए अखलाकियात क्या है और फिर वैल्यूज़ क्या है, और फिर वालिदैन उसको यूँ करें ना, प्रैक्टिस करें अपने बच्चों पर। पहले खुद सीखे हों फिर बच्चों को सिखाएं। अफसोस तो यह है कि हमने बच्चों की तरबियत की ABC सीखी ही नहीं है, हमें पता ही नहीं है। तो बहुत ही फुकदान आपको नजर आता है। इसमें मजीद भी बात करेंगे। नाज़रीन चलते हैं अपने सेगमेंट की तरफ, आज के भाव। शकील सुल्तान हमारे साथ मौजूद हैं। शकील से जानते हैं आज मार्केट में सब्जियों फलों के क्या रेट्स हैं? जी, बात की जाए मुल्तान शहर की सब्जी और फलों की मार्केट की आज की ताज़ा तरीन सूरत हाल की, तो सब्जियां और फल इनकी कीमतें आम शहरी की पहुंच से कोसों दूर नजर आती हैं। मिसाला जात वाली जो सब्जियां हैं उनकी कीमतें भी अब आसमान से बातें करने लगी हैं। अदरक जो है वो अभी भी 1600 रुपये फ़ी किलो पर बरकरार है, लहसुन 600 रुपये फ़ी किलो पर बरकरार है, मटर 400 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त हो रहा है। इनकी सरकारी कीमत की बात की जाए तो अदरक सरकारी कीमत में 1240, मटर जो है वो 328, लहसुन 440 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से मार्केट में मुकर्रर किए गए हैं सरकारी लिस्ट में। इसके साथ दीगर सब्जियों की बात करें जिसमें हरी मिर्च जो है वो आज फिर 40 रुपये महंगी हो गई है, 200 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त होने लगी है। टमाटर, आलू और प्याज ये 160 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त होने लगे हैं। हालांकि ये गुज़श्ता हफ्ते में 100-120 में फ़रोख्त हो रहे थे। गुज़श्ता एक महीने की बात करें तो ये 80 से 100 में फ़रोख्त हो रहे थे। तो ये भी अब आम शहरी की पहुंच से दूर चले गए हैं। यानी कि अगर कोई गरीब कोई थोड़ा सा मिसाला बनाकर भी गुजारा करना चाहे तो वो भी खासा महंगा हो गया है। फलों की तरफ जाएं तो फलों में अंगूर जो है वो 400 रुपये फ़ी किलो में, नाशपाती 500 रुपये फ़ी किलो में, खुश्क खजूर 600 से 800 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त हो रही है, सेब 200 से 320, अनार 200 से 400 रुपये फ़ी किलो, केले 80 से 160 रुपये फ़ी दर्जन, जापानी फल 160 से 240 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त हो रहे हैं। फल भी बदस्तूर महंगे दामों दस्तयाब हैं, लेकिन गुज़श्ता एक हफ्ते में फलों की कीमतों को ब्रेक लगी हुई है, बढ़ी ही नहीं है, लेकिन सब्जियों की कीमतें जो हैं वो बढ़ी हैं। आम शहरी परेशान नजर आते हैं। अब सब्जियों के बढ़ने की वजह की बात की जाए तो इन दिनों अब मकामी इलाकों से फसल आना शुरू होगी मौसम सरमा की। तो जो दूसरी बाहर से सब्जियां मंगवाई जा रही थी अब उनकी मिकदार कम होती जा रही है, कुछ शॉर्टेज है जिसकी वजह से कीमतें बढ़ रही हैं। और आने वाले दिनों में जैसे ही मौसम मजीद ठंडा होगा, मकामी फसल आएगी तो सब्जियों और फलों की कीमतों में कमी देखने को मिल सकती है। जी बहुत शुक्रिया शकील सुल्तान आपका।
अच्छा, जिस तरह एक तो हम ऑनलाइन जो हैरेसमेंट है उसके हवाले से भी बात करेंगे कि बहुत ज़्यादा ऑनलाइन हैरेसमेंट की जाती है और साथ साथ जो है बुलिंग भी जो है वो भी की जाती है। उस हवाले से बताइएगा क्या कवानीन हैं, क्या रूल्स हैं, किस तरह इन लोगों को पकड़ा जा सकता है, इस हवाले से बताइएगा। देखिए, अगर तो किसी फर्द वाहिद का ब्लैकमेल खाली लड़की नहीं होती, ठीक है, विक्टिम कैन बी एनीवन, इट कैन बी अ चाइल्ड ऑफ एनी एज, 18 साल से कम फाइन, माइनर है, बच्चा है, 10 साल से कम चाइल्ड की उसमें आ जाएगा। इट कैन बी अ गर्ल ऑफ एनी एज, आइदर शी इज मैरिड, शी इज नॉट मैरिड, फाइन। इट कैन बी अ मेल, ये मर्द हो सकता है, मैरिड, अनमैरिड, बुजुर्ग, व्हाटएवर। जो 21P का है, इट इज ऑफेंस अगेंस्ट द मोडेस्टी ऑफ अ नेचुरल पर्सन एंड माइनर। कोई भी फर्दे वाहिद किसी भी फर्दे वाहिद को ब्लैकमेल करने के लिए, उसकी रेपुटेशन को डैमेज करने के लिए, उसकी डिग्निटी, उसकी मोडेस्टी को हर्ट करने के लिए, सेक्सटॉर्शन के लिए, एक्सटॉर्शन के लिए, मतलब उसको किसी जिनसी फेल पे मजबूर करने के लिए, या उससे भत्ताखोरी करने के लिए कि जनाब मेरे पास आपका ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट है। अब ऑब्जेक्शनेबल को भी मैं डिफाइन कर दूं। व्हाट इज द इंटेंशन ऑफ द लेजिस्लेटिव अथॉरिटी? ऑब्जेक्शन खाली नॉट नेसेसरली कि कोई ऑब्जेक्शनेबल डेटे में खाली बरहना या न्यूड या नंगा ही डेटा है। नो, इफ इट इज ऑब्जेक्शनेबल, लाइक कि किसी की कैरेक्टर असैसिनेशन हो सकती है इन न्यूड सेंस, फाइन, कोई सेक्सुअली एक्सप्लिसिट कंडक्ट है, या किसी मैंने देखा, आई एम सॉरी बट मैंने देखा बच्चियों ने, मैं बल्कि एक मैसेज भी डिलीवर करना चाहूंगा, ये जो स्कूल, कॉलेज गोइंग, यूनिवर्सिटी गोइंग बच्चियां, दे आर लाइक इमैच्योर गाइस, ठीक है। कुछ ऐसे मतलब जराइम होते हुए हमने देखे, मतलब कुछ रॉन्ग डूअर्स को FIA ने पकड़ा भी सही। उन्होंने क्या किया कि कोई चीज ऐसी, मतलब किसी बच्ची को ल्योर करके, शादी का झांसा देके, मोहब्बत का ढोंग रचा के, कॉफी पे बुला के, पिज्जा खिला के, उसके साथ एक सेल्फी बना के, और जब वो बच्ची की शादी उस जगह या उस बंदे ने नहीं की और उस बच्ची की शादी कहीं और हो रही है, रिश्ता हो रहा है, फाइन, तो इन द फिट ऑफ एंगर, इन द फिट ऑफ एंगर, इन द फिट ऑफ जेलसी कि मैं तो बहुत बड़ा सुपरमैन था, ठीक है ना, मैंने डिनाई किया था, तो इसको किसी को अपनाना नहीं चाहिए था, मतलब लाइक वो खुद को बहुत बड़ी, मैंने ये साइबर क्राइम जो है ना, एक ये जहनी कैफियत का नाम। ही यूज द डेटा एज न्यूक्लियर वेपन, ठीक है, क्योंकि मेरे पास तो एटॉमिक मिसाइल मौजूद है। मैंने स्क्रीनशॉट्स, आपकी चैट के स्क्रीनशॉट्स पे वो लोग सिक्योर समझते हैं स्नैपचैट को, वो स्नैपचैट को यूज करें, उनका वन टाइम डिलीट हो जाएगी, उसने दूसरे मोबाइल से वीडियो बनाई हुई है, हाँ, ठीक है ना। अच्छा, ये भी है, आप सिक्योर तो नहीं है ना, आप कहीं भी सिक्योर नहीं है, तो हम कहते हैं आप लोगों को, मतलब खासकर बच्चियों को, नंबर वन थिंग आई विल रिक्वेस्ट, मैं अगेन आई एम रिपीटिंग द वर्ड्स कि यू गाइस, आप सदका जारिया करें। यूनिवर्सिटी गोइंग बच्चियां, कॉलेज गोइंग बच्चियां, ये मोहब्बत शोहब्बत के झांसे में ना आए प्लीज। और अगर आपको लगता है कि कोई इतना ही मिस्टर परफेक्ट है, शुरू में सारे मिस्टर परफेक्ट होते हैं, माइंड इट, ठीक है ना, वो बाद में आहिस्ता आहिस्ता अपने रंग दिखाते हैं कि हम ये भी हैं और हम ये भी हैं, ठीक है। आपने मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं करना, ना अपनी तस्वीर बनानी है, ना आपने किसी को भेजनी है, जरूरत ही कोई नहीं है, और कभी साथ हैं, मिल लिए हैं। अच्छा, ये खाली ये नहीं कि कोई अनमैरिड बच्चियां, मैडम हस्बैंड एंड वाइफ के, लाइक हस्बैंड एंड वाइफ, ये जो उनके बाद में उनके कोई हैप्पी मोमेंट्स थे, दे कैप्चर्ड इट इन देयर सेल फोन्स, फाइन, डन। वो कहीं लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है, ठीक है, हस्बैंड ने उसका डाटा को स्क्रीन रिकॉर्ड कर लिया। अब क्या हुआ, घर में कोई लड़ाई हुई, सास ने को फोन कर दिया, उसने कहा घर से निकल जाओ, फाइन, व्हाट एवर इट इज हैपेंड, उसने शी आस्क्ड फॉर द मेंटेनेंस, उसने खर्चा नान नफका मांगा अपना, और वो भाई साहब की गैरत जाग गई, उसने कहा मेरे पास तो न्यूक्लियर वेपन मौजूद है। उसके भाई ने फोन करके कहा कि हम केस कर रहे हैं, कुछ भी ऐसा। उसने कहा अच्छा तुम मुझे अदालत में लेके जाओगे, मैं तुम मेरी इज्जत उछालना चाहते हो, अब मैं तुम्हारी इज्जत उछालूंगा। वो जिनसी भेड़िया भूल गया कि भाई जो वो तुम्हारी बीवी है, वाइफ है। अच्छा, he showed the objectionable content towards the family, और लोगों ने क्या किया,
रेदर कि उसको अंडरस्टैंड करें कि भाई ये स्क्रीन रिकॉर्ड किसने किया। हाँ। उस विक्टिम ने मुझे बताया कि सर लोग मुझे कह रहे हैं तुम बदकिरदार हो। Look at the mentality of the general public. I'm sorry, but this is the need of the time. बिहेवियर्स वही बात आ जाती है ना, अखलाकियात कि जिस तरह हम आप किसी विक्टिम को उल्टा प्रोटेक्ट करें, उसको प्यार से डील करें, मुझे बताएं। और जब वही विक्टिम खुदकुशी कर लेगी तो ये वही लोग होंगे जो सबसे ज्यादा मगरमच्छ के आंसू बहा रहे होंगे कि ये तो जनाब मिस टैकल हो गया। वही ना, फिर बाद में आप चीजें जो है वो आप कहते हैं कि ओहो यार ये क्या हो गया। इस पर मजीद भी हम बात करते हैं। नाज़रीन अभी हमने जाना ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, रूही एटन में आपको खुश आमदीद कहते हैं। और इसके साथ ही नाजरीन आज बेनाई का जो है समाज के हवाले से भी और बेनाई के हवाले से आलमी दिन मनाया जा रहा है, उस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ जो है गेस्ट मौजूद हैं जी लाइव कॉल पे। हमारे साथ हैं रुबीना नकवी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं रुबीना? जी जी, एवरीथिंग इज ओके माशाल्लाह जी। सोशल एक्टिविस्ट हैं, इस हवाले से बात करेंगे। जो आज बेनाई का आलमी दिन मनाया जा रहा है, इस हवाले के दिन की क्या एक्टिविटीज चल रही हैं और इसका क्या मकसद है? वर्ल्ड चाइल्ड डे इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डे। जैसा कि हम सब जानते हैं कि बिनाई और बिनाई से मुतालिक हमारी जो भी मालूमात हैं, हमारे इन्वायरमेंट के हवाले से इस वक्त पाकिस्तान के अंदर इस बारे में बहुत कम आगाही लोगों को हासिल है कि बिनाई और उससे मुतालिका किस किस्म की हमें प्रिकॉशंस की जरूरत है, कैसी कैसी हमें एहतियातों की जरूरत है। इस प्लेटफॉर्म पे मैं बात करना चाहूंगी कि हमारे एजुकेशन प्राइमरी लेवल, सेकेंडरी लेवल पे, स्पेशल एंड जनरल एजुकेशन और जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पर सबसे पहले गवर्नमेंट लेवल एंड प्राइवेट लेवल उस पर जरूरत इस बात की है कि अवेयरनेस प्रोग्राम्स कंडक्ट किए जाएं, जिसमें बताया जाए कि बिनाई एक इंसान के लिए कितनी अहमियत की हामिल है। हमारी सारी जिंदगी, हमारी ये बहारें, ये रंग, इनमें हमारी आंखों का, नजर का और बिनाई का अमल दखल है। अगर यहाँ पर कोई प्रॉब्लम हो जाए, कोई इम्पेयरमेंट हो जाए और वक्त पर उसका अगर इलाज ना किया जाए तो ये ब्लाइंडनेस की तरफ, विजुअल इम्पेयरमेंट की मुख्तलिफ डिजीज की तरफ हम चले जाते हैं। और जाते क्यों हैं? क्योंकि आम पब्लिक को अवेयरनेस नहीं होती। इसके लिए कुछ इंतजाम करने की जरूरत है प्राइवेट सेक्टर एंड गवर्नमेंट लेवल दोनों पर। फर्स्ट ऑफ ऑल अवेयरनेस प्रोग्राम हो स्कूलों, कॉलेजों, यूनिवर्सिटियों, हर जगह पर। उसके साथ साथ मैं कहना चाहूंगी कि हमारे पब्लिक प्लेसेस हैं, जैसे हम मुल्तान के हवाले से बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे पब्लिक प्लेसेस में मेट्रो स्टेशन, जहाँ पर कितना ही बंदा सफर करता है, वहाँ पर हर जगह पैनाफ्लेक्सेस लगाए जाएं जहाँ पर कोटेशंस लिखी हो, मार्क लिखी हुई हो बिनाई के मुतालिक कैसे बचा जा सकता है और किन किन कहाँ कहाँ जाके हम अपना चेकअप करवा सकते हैं, कौन कौन सी अद्वियात कहाँ से ली जा सकती हैं। सही। नंबर 2 जी बात करें जी। उसके साथ साथ मार्केट्स हैं, ट्रैफिक सिग्नल्स हैं, इन्हीं पब्लिक प्लेसेस पर अवेयरनेस प्रोग्राम्स के लिए अगर हम पैनाफ्लेक्सिस की लगा दें तो मैं समझती हूँ ये भी बहुत बड़ी एफर्ट होगी। नंबर 2 मुआयने के लिए हमारे पास कैंप्स लगाए जाएं डॉक्टर्स की तरफ से जो फ्री ऑफ कॉस्ट हो। हमारे यहाँ पर अगर हम स्कूलों की तरफ आ जाएं, स्पेशल एजुकेशन या दूसरे स्कूलों की तरफ, मैं स्पेशल एजुकेशन के हवाले से ज्यादा बात इसलिए करूंगी कि मेरा स्पेशल एजुकेशन के हवाले से एक्सपोजर बहुत ज्यादा है, मोर देन 25 ईयर्स, और वो भी VIC की फील्ड के साथ। हमारे यहाँ पर पॉवर्टी लेवल को देखते हुए फ्री ऑफ कॉस्ट सहूलतें हुकूमत को मुहैया करना ये हुकूमत की जिम्मेदारी होनी चाहिए। प्राइवेटली भी लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती हैं, लेकिन जहाँ आकर चीजें स्टक होती हैं वो है पैसा। लिहाजा फ्री ऑफ कैंप लगाए जाएं जहाँ पर मुआयने किए जाएं बच्चों के स्कूलों में आके, और फिर जहाँ जहाँ उन्हें डिवाइसेस देनी है उन जगहों पर भी या स्कूल के अंदर भी गवर्नमेंट लेवल पर डिवाइसेस भी फ्री ऑफ कॉस्ट हो, दवाइयाँ भी फ्री ऑफ कॉस्ट हो, और अगर सर्जरी के लिए जाना है तो उसकी भी सहूलियात प्रोवाइड की जाए। बहुत हद तक हम बीमारियों से, बिनाई की बीमारियों से निजात हासिल कर सकते हैं। और जो ब्लाइंडनेस का रेशो ड्यू टू यूज ऑफ लैपटॉप, मोबाइल फोन और हमारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, इसकी वजह से बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, उस पर हम काबू पा सकते हैं। अच्छा रबीना, ये बताएं कि अभी जो बच्चे नाबीना हैं, जो अभी जिनकी हम बात करते हैं कि जाहिर सी बात है उनको उतने मसाइल भी होते हैं, ठीक है, जॉब्स के हवाले से भी, एजुकेशन के हवाले से भी, हमारे सोशल इश्यूज भी हैं, हमारे बिहेवियर्स भी बहुत सारे, क्योंकि चैलेंजेस का सामना जो है वो हमें बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। इस हवाले से बताइएगा हमें।
देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात तो ये पॉलिसी एंड प्रैक्टिस। हमारे यहाँ क्योंकि हम लोग अंडर डेवलप्ड कंट्री से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन इसमें मुश्किल ऐसी कोई नहीं है अगर हमारी पॉलिसीज सही हो। स्पेशली वो बच्चे जैसे कि भी आपने जिक्र किया कि जो हमारे स्कूलों में पढ़ते हैं, फारिकुल तहसील होते हैं प्राइमरी से सेकेंडरी में, तो उसके बाद हमारे पास कोई ट्रांसलेशन एजुकेशन या कोई फ्यूचर प्लानिंग या वोकेशनल ट्रेनिंग के कोई इंस्टीट्यूशंस नहीं है जहाँ पर इन बच्चों को स्किल्स सिखाई जाएं। बीआईसी के हवाले से बात हो रही है तो मैं इसी एरिया को फोकस करूंगी। अगर यहाँ पर वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस बनाए जाएं जहाँ बच्चों को तरबियत दी जाए काम की, और इसके साथ साथ मौके प्रोवाइड किए जाएं, तो कोई मुमकिन नहीं है कि विजुअली इम्पेयर्ड बच्चे, लो विजन, इवन टोटली ब्लाइंड बहुत अच्छे टेलीफोन ऑपरेटर बन सकते हैं, बहुत अच्छे लेक्चरार बन सकते हैं। बहुत जगह मौजूद है जहाँ पर ये काम कर सकते हैं। और जो पुरानी रवायत है कि इनको सिर्फ कुर्सियां बुनने पे रखा जाए, ये गलत है। वक्त की जरूरत है वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स का क़याम। ठीक हो गया। और उसके साथ साथ तरबियत फराहम की जाए। तालीम और तरबियत दोनों जरूरी हैं, खास तौर पर पीपल विद डिसेबिलिटीज के हवाले से। अच्छा, वही ना बिहेवियर्स भी हमारे, वही बात आ जाती है कि हमने अपने बिहेवियर्स भी इन लोगों को अपने साथ लेकर चलना है। क्योंकि जाहिर सी बात है, मैं कहती हूँ बड़े ही टैलेंटेड लोग होते हैं ये। एग्जैक्टली देखिए, अगर हम देखते हैं ना इंटेलेक्चुअल लेवल पर, तो हमारे जो चिल्ड्रन विद डिफरेंट एबिलिटीज है किसी से पीछे नहीं है। जरूरत इस बात की रिसोर्सेज नहीं प्रोवाइड किए जा रहे, फैसिलिटीज नहीं दी जा रही। और फिर जो मैंने अभी आपको किया, क्योंकि मैंने एमफिल ऑस्ट्रेलिया से किया है डिसेबिलिटी स्टडी पॉलिसी एंड प्रैक्टिस में, मैं वहाँ बहुत कुछ देख कर आई हूँ। इंटरनेशनल कंट्रीज के बराबर हम भी आ सकते हैं अगर हम यहाँ पर रिसोर्सेज प्रोवाइड करें, फैसिलिटीज दें। बच्चे किसी भी लिहाज से आम बच्चों से कम नहीं है, बल्कि उनसे ज्यादा ही है। बिल्कुल ऐसे ही है। रुबीना, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ रही, थैंक यू सो मच। अच्छा, जिस तरह जाहिर से बताया, अभी हमारे रिसेंटली शो में जो है ऐसे लोग भी आए थे जो जिनको बहुत कम नज़र आता था, और कुछ जो है वो पैदाइशी तौर पे नाबीना थे, और माशाल्लाह से वो एशिया कप जीत कर आए थे। और वो एक तो इतने खुश थे कि उन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया, और ऐसे लोग बड़े टैलेंटेड, लेकिन बात ये है कि ऐसे लोगों को उस तरीके से सराहा नहीं जाता, अप्रिशिएट नहीं किया जाता। उनको यही था कि उनको भी गिला था कि हुकूमत की तरफ से हमें एक मैसेज भी नहीं है, हमारे एक ट्विटर भी नहीं किया गया कि हम लोगों को कोई आके वेलकम करता या हम लोगों को उस तरीके से अप्रिशिएट करता। जिंदा माशरों की एक खूबी ये भी है, इंसान ना मुरक्का है खूबियों का, खामियों का भी। तो हम ये कहते हैं कि जिंदा माशरों की एक खासियत ये है, एक वस्फ ये है कि वो तारीफ में भी फयाज होते हैं, सखी होते हैं, और दूसरा हौसला अफजाई भी बहुत उम्दगी से करते हैं। हम जहाँ और बहुत सारे अखलाकी कदरों को छोड़ चुके हैं या पामाल कर चुके हैं या उनसे वाकिफ ही नहीं है, तो हमें वहाँ ये भी इस चीज़ का भी ख्याल रखना चाहिए। देखिए, अभी आपने पहला सवाल किया था कि अखलाकियात किसे कहते हैं। तो एक पूरा निज़ाम है अखलाकियात का, ये अखलाकी कदरें होती हैं। आपको सही और गलत बताना होता है बच्चों को, आपने अच्छा और बुरा बताना होता है बच्चों को, यानी उनको ये भी बताना होता है कि जिंदगी को खुशगवार कैसे बनाया जा सकता है। ये एक बुनियादी तालीमात में से एक तालीम है। उसी जब आप अखलाकी कदरें सिखाएंगे तो फिर आप ये भी बताएंगे कि आपने तारीफ, हौसला अफजाई और शुक्रिया अदा करने में, ये तीन चीज़ें आप नोट कर लें। मेरे जो व्यूअर्स हैं वो भी नोट कर लें कि हमने किसी ने चाय का कप दिया है, हम उसका शुक्रिया अदा करें। अगर चाय बहुत अच्छी बनी उसकी तारीफ करें, और हौसला अफजाई ये कि आप उसको टिप भी दें, उसको शाबाश भी दें। और बल्कि मैं तो ये कहा करता हूँ कि आप जब खाना खाते हैं, आपकी अम्मा ने खाना बनाया, अब बच्चे हैं छोटे से, तो आप जब वो बर्तन खाने के किचन में रखने जाएं तो अपनी माँ को कहें, माँ आपके हाथ सलामत रहे, आज आपने बहुत अच्छा खाना। तो अब छोटी छोटी आप घर से तक आप एक माँ का बोसा लें कि माँ आज आपने पुलाव बहुत अच्छा बनाया, आज आपने ये खीर बहुत अच्छी बनाई है, आज आपने ये सालन बहुत अच्छा बनाया, आज तो रोटी बहुत गोल गोल बनी हुई थी। चूंकि बच्चे ने जब शुक्रिया नहीं अदा किया होता, तो वही बच्चा जब शादीशुदा होता है तो वो बीवी में भी नक्स निकालता है, उसके खाने पकाने के नक्स निकालता है, उसके उठने बैठने के भी नक्स निकालता है। ये अखलाकी कदरें बचपन से, ये बीज है जो आप बोते हैं वही फल फूल लाता है। और हमारी जिंदगियां तो मैं देख रहा हूँ अपने इर्द गिर्द में झाड़ झंकार है, हम जंगल की सी जिंदगी में रह रहे हैं, बाग की सी जिंदगी तो हमने देखी भी नहीं है। हम और बाग की इसी जिंदगी तरबियत से बनती है, सलीके से बनती है, तहजीब से बनती है, आपकी जो समाजियात है उससे बनती है, आपकी जो सकाफत है उससे बनती है।
तो आपका जो सवाल था उसको मैंने अखलाकियात से जोड़ा है, वो ये है बाकी कि ये हमें चीजें हमारे तारीफ करनी चाहिए, दूसरों की हौसला अफजाई करनी चाहिए और लोगों का शुक्रिया अदा। आप एक रिक्शे पे, ऑटो पे यहाँ से स्टूडियो से घर जाती हैं तो आप उस ऑटो के ड्राइवर का भी शुक्रिया अदा करें, आप अपने मालिक का भी शुक्रिया अदा करें। आपके घर में मेड आती है, घर के छोटे छोटे काम करती है, कहते हैं हम तो इसको पैसे देते हैं, हम इसका शुक्रिया क्यों अदा करें, हम तो इसकी मजदूरी पूरी देते हैं। नहीं, आपका जो शुक्रिया है, 2 अल्फाज शुक्रिया के जो है अच्छे से आप आपका तारुफ करवाते हैं कि आप किस घर से हैं, आप किस नस्ल से हैं, किस खानदान से हैं, आपका नस्ब क्या है, आपका शजरा क्या है। आप अगर तारीफ के 2 बोल बोलते हैं, आप ये कहते हैं वो सर चढ़ जाते हैं जी नौकर, इनको नहीं तारीफ करनी चाहिए, इनको तो 2 गालियां देनी चाहिए, एक थप्पड़ भी लगाना चाहिए। तो भाई आप जो थप्पड़ लगाएंगे, गाली देंगे, तो असल में आप अपना तारुफ करवा रहे थे कि आपकी तरबियत किन हाथों में हुई है, आपका ताल्लुक किस घर से है, आपके वालिदैन कैसे थे। मैंने परसों मछली खरीदी, उसने इतनी नफासत से बनाई और वो बड़ा खूबसूरत नौजवान था, और ये मछली मंडी जो दौलतगढ़ के करीब है। तो मछली लेने के बाद मैंने उसका कंधा थपथपाया और मैंने कहा बड़ी खूबसूरत तरीके से आपने बनाई है और आप खामोशी से बनाते रहे, और मैं जैसे कहता हूँ वैसे करते रहे। आप किसी अच्छी माँ के बेटे हैं, इफ यू बिलीव। उसकी आंखों में आंसू आ गए और ये सारी तरबियत माँ की थी, और ये पहली दफा किसी ने एक्नॉलेज किया, किसी ने पहली दफा उसकी वो फिर ना मैं यकीन करें, मैं उसके गले भी लगा और कह लगा मुझे 12-13 साल हो गए इस काम में, पहली दफा किसी ने मेरी सही तारीफ की। और ये मेरी तरबियत मेरी वालदा ने हमारी की थी। हम बचपन में यतीम हो गए थे, 3 भाई हैं, तीनों इसी काम से वाबस्ता है। एक फार्म हाउस में होता है, एक मछली यहाँ लाता है और मैं खड़े होकर बेचता हूँ, सेल मैं करता हूँ। बहुत अच्छे अंदाज मिल गए। देखें, तरबियत से आप पहचाने जाते हैं। ये कहा जाता है ना कि ये होंठ एक ताला है, जब आप ताला हटाते हैं तो आपकी जुबान का पता चलता है कि आप किस खानदान के हैं, किस नस्ब के हैं, आपकी तालीम क्या है। हमारे यहाँ तो जो डिग्री वाले हैं वही लोगों के साथ ज्यादती करते हैं, जिनके पास बड़े बड़े मनासिब हैं, जिनके पास बड़ी सीट है, बड़ा ओहदा है, वो अपने मातहत के साथ बिल्कुल जानवरों वाला, कीड़े मकोड़ों वाला सलूक करते हैं। अच्छा, इस तरह भी तो होता है कि हमारे मुआशरे में ना बहुत दफ़ा हम इन चीज़ों को देख भी रहे होते हैं और अंडरस्टैंड भी कर रहे होते हैं, अप्रिशिएट करना भी चाह रहे हैं। समटाइम आपका अगले का जो बिहेवियर होता है, आप उसको देखते हुए या उसके अखलाक को देखते हुए आप उन चीज़ों से थोड़ा फिर कतरा जाते हैं। इसमें मतलब बहुत सारे ऐसे नौजवान या हम लोग भी देखते हैं जिनके हवाले से उनकी अखलाकी किरदार साजी नहीं हुई होती। बहुत ज्यादा इल्म जो है हासिल कर लिया जाए तो उसका भी एक गरूर और एक तकब्बुर जो है वो बहुत ज्यादा आ जाता है कि हम बहुत ज्यादा कोई पढ़े लिखे हैं और हम, लेकिन अगर आप उनके अखलाकियात और उनके बिहेवियर्स को देखें तो वो बहुत ही देखें। बात सुने, बड़ा दिलचस्प सवाल है आपका और इसका जवाब मैं मुख्तसर ये दूंगा कि एक इंसान के 1 मिनट में 60 सेकंड में 40 मूड बनते हैं। अगर रिसर्च करें ना, हर वक्त मूड एक सा नहीं होता। तो इस हवाले से मैं हमेशा यही करता हूं कि आप दूसरों को थोड़ी सी राहत देना शुरू करें। देखिए, मैं जब देखता हूं कि मेरा ड्राइवर जो है आज गुस्से में है, नाराजगी में है, उसका एटीट्यूड अच्छा नहीं है और मुंह बना हुआ है, तो मैं समझ लूं कि इसका कोई मसला है। हम लोगों के पीछे मसले की तरफ नहीं जाते, वो घर से भी लड़के आ सकता है, गुर्बत भी हो सकती है। अच्छा, इस पर मजीद हम बात करते हैं। नाज़रीन, अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, रूही एट 10 में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ आपसे मज़ीद भी इस पर बात करेंगे। अरसलान, जिस तरह हम ज़मानत की बात कर रहे थे कि इस तरह के लोगों के लिए जो कवानीन बनाए जाते हैं या इन लोगों को जब पकड़ा जाता है तो उन लोगों की ज़मानत कैसे होती है? मतलब अगर ज़मानत हो गई है तो वो क्या केस ख़त्म हो जाता है मुकम्मल तौर पर, या किस हवाले से? ये मैं चाह रही हूँ ज़रा डिटेल के साथ। बिल्कुल। हाँ, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि 21 पीका जो 21 पीका है, जब किसी को ब्लैकमेल कर रहा है डेटे पे, ठीक है। अगेन माय मैसेज टुवर्ड्स द जनरल पब्लिक कि विक्टिम की आइडेंटिटी रिवील नहीं की जाती एंड इट्स अ पनिशेबल ऑफेंस। लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी ना कहीं उसका नाम डिस्क्लोज करेंगे, ना उसकी कहीं पिक्चर जाएगी, ठीक है। कहीं भी डाटा शेयर नहीं होगा, उसकी इंफॉर्मेशन शेयर नहीं होगी। ये लेजिस्लेटिव अथॉरिटी ने, हमारी स्टेट ने, जो विक्टिमाइज्ड लोग हैं, बच्चे बच्चियां, उनको सिक्योरिटी दी हुई है। अगर उनकी कोई वीडियो पिक्चर वायरल हो रही है, शेयर हो रही है, तो एफआईए के पास एक्सेस है कि वो उसकी शेयरिंग को रोक सकते हैं, ठीक है, ताकि दोबारा वो रीशेयर ना हो कहीं। सेकंड थिंग, ये जो ब्लैकमेलिंग का जो एलिमेंट है, इसकी जो सजा है 5 साल, 7 साल और 10 साल तक, या
50 लाख जुर्माना या दोनों भी हो सकती हैं। इट्स नॉट बेलेबल, कॉग्निजेबल, हीनियस ऑफेंस, मतलब इसकी ये नाकाबिले जमानत है, काबिले दस्त अंदाजी है, मतलब कोई फर्द वाहिद ये ब्लैकमेलिंग करता हुआ पकड़ा गया, पाया गया, तो पुलिस कैन मेक हिम अरेस्ट। अब ना पुलिस इज व्हाट, FIA, फाइन। और अगर पंजाब पुलिस के भी हाथ में वो आ गया, ठीक है, मैंने देखा है अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, दे आर वर्किंग ऑन इट। दे हैव मतलब उन्होंने बहुत खुश उसलूबी से इस तरह के मामलात जो मैटर वहां पर रिपोर्ट हुए, उन्होंने उनको ना सिर्फ टेकअप किया, उसका परसेप्ट बना के भेजा FIA को, विक्टिम को प्रॉपर प्रोटेक्शन दी गई, उसको पूरे रास्ते प्रोवाइड किए गए। और खासकर आपके इस प्रोग्राम के थ्रू मैं लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के जो हमारे भाई जो काबिल एहतराम जो इंस्पेक्टर्स, सब इंस्पेक्टर्स, जो तफ्तीशी लोग जो हैं वो काम कर रहे हैं फील्ड में, जो लेडीज वायलेंस अगेंस्ट वुमेन में काम कर रही हैं, ठीक है, जो हमारी बहुत जबरदस्त काम हो रहा है वहां पे, ठीक है, जो वुमेन सेंटर थाने में काम कर रही हैं। बल्कि मैंने एक लेक्चर भी डिलीवर किया था जब पुलिस के जो तफ्तीशी लोग हैं उनको, आपने जो मुल्जमान है खासकर उनके जो सोशल मीडिया गैजेट्स हैं, अगर ये मैटर रिपोर्ट हो जाए, आपने उनको उनके हाथ से ले लेना। सही, ठीक है, बीइंग लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी, ठीक है, इफ द मैटर इज बीइंग रिपोर्टेड, ठीक है, और आपने उसको एयरप्लेन मोड पे कर देना, सही, उसका नेट बंद कर देना, सो दैट के बैकअप डाटा वगैरह मतलब वो उसमें रहे, वो उससे डिलीट ना किया जा सके, कोई भी अनऑथराइज एक्सेस करके या जिसके पास उसका जीमेल पासवर्ड है मोबाइल फोन का, वो डाटा ना डिलीट कर सके। नंबर 1 थिंग। मैडम, जमानत का मतलब कभी भी, जो कमिंग टुवर्ड्स द क्वेश्चन यू हैव आस्क्ड, जमानत का मतलब कभी भी ये नहीं होता कि बंदा खुला छोटा हो गया, बंदा बस घर चला गया, फाइन। द मीनिंग ऑफ बेल is the transfer of the body of the person in the hands of surety. जो बंदा जेल में है या जेल, अब प्री अरेस्ट की बात करें तो कि वो बंदा, अगर कोई किसी बंदे के ऊपर भी FIR दर्ज रजिस्टर हो जाती है और उसके वकील, मतलब जो भी, अगर ऑनरेबल कोर्ट में, ऑनरेबल सेशन कोर्ट में while arguing his pre-arrest bail कि मुझे गिरफ्तार ना किया जाए, उसके 2 एलिमेंट है कि कोई मैलाफाइड होनी चाहिए, ठीक है, कोई डायरेक्ट डिजिटल एविडेंस नहीं है उसके खिलाफ, ठीक है, तो और उससे कुछ रिकवर नहीं करना या उससे कुछ इन्वेस्टिगेशन की जरूरत नहीं है उस तरह से कि उसकी बॉडी की रिक्वायरमेंट नहीं है, सही, तो इन ग्राउंड्स पे उसकी प्री अरेस्ट बेल कंफर्म हो जाती है। लेकिन प्रोसिक्यूशन या जो मुद्दई होता है, जो मुस्तगीस होता है, वो ये समझता है कि मेरा बंदा तो जेल ही नहीं गया, ठीक है, ऐसे भी केसेस देखे कि जिनकी प्री अरेस्ट कंफर्म हुई लेकिन बाद में उनको ऑनरेबल ट्रायल कोर्ट ने सजा दी। सही, ऐसे भी केसेस देखे जिनमें जो बंदा 2-2 साल, 2.5 साल जेल में रहा, फाइन, लेकिन वो बाद में ऑनरेबल कोर्ट ने, ट्रायल कोर्ट ने उनको बरी किया, ऐसा भी होता है। तो बेल का मतलब कहीं भी ये नहीं है कि वो खुला छुट्टा हो गया। इट्स ओनली द ट्रांसफर ऑफ द बॉडी ऑफ द पर्सन इन द हैंड ऑफ श्योरिटी, फाइन, उसके बाद ट्रायल कोर्ट देखेगी। अब हम बात करते हैं पोस्ट अरेस्ट बेल की। इसमें कैटेगरी है मैडम, ऐसे जराइम जिनकी सजा 10 साल या 10 साल से ज्यादा है, वो प्रोहिबिटरी क्लॉज में फॉल करते हैं। सही, ठीक है, ऐसे मतलब जराइम जिनकी हीनियस कैपिटल पनिशमेंट है 10 साल से ज्यादा है, तो वो प्रोहिबिटरी क्लॉज में फॉल करेंगे। जब वो प्रोहिबिटरी क्लॉज में फॉल करेंगे तो इनमें जो बेल मिलना इतना आसान नहीं है, अनटिल अनलेस कोई क्लियरली केस हो फर्दर इंक्वायरी का, कोई उसके खिलाफ डायरेक्ट एविडेंस अवेलेबल ऑन द रिकॉर्ड नाउ। बिकॉज देखिए, कानून का मफरूजा है कि एवरी पर्सन इज इनोसेंट इन द आई ऑफ लॉ अनटिल अनलेस नॉट प्रूव्ड गिल्टी इन द कोर्ट ऑफ लॉ, फाइन। ठीक, ऐसे ऑफेंसेस जिनकी सजाएं 10 साल से कम है, ठीक है, लाइक वो प्रोहिबिटरी क्लॉज में फॉल नहीं करते, 7 साल है, 5 साल है, 3 साल है, ठीक है, तो ग्रांट ऑफ बेल इन सच लाइक केसेस इज अ रूल एंड इट्स रिजेक्शन इज एन एक्सेप्शन। कि अगर वो बंदा एब्सकॉन्ड होने का खतरा हो कि ये ट्रायल कोर्ट में नहीं आएगा, इश्तिहारी हो जाएगा, भाग जाएगा,
प्रोसिक्यूशन के एविडेंस को टेम्पर करेगा, ठीक है, ठीक है, कंप्लेनेंट को या विटनेस को जो है ना वो प्रेशराइज करेगा, या ऑफेंस को रिपीट करेगा, या वो थ्रेट होगा सोसाइटी को। तो ये है एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस जिसमें उसमें प्रोहिबिटरी में नहीं भी अगर फॉल करता तो उसकी जमानत नहीं दी जाएगी। अच्छा, क्योंकि हमारे पास टाइम भी अब अगेन इन वन सिंगल लाइन, जमानत मिलना का मतलब कभी भी ये नहीं है, कोई भी मुदई, कोई भी मुस्तगीस ये मत सोचे कि अगर मैंने मतलब कोई मुलजिम को गिरफ्तार कराया, उसकी जमानत हो गई है, तो आप ट्रायल की तरफ फोकस करें, उसको गुनहगार साबित करें। जी, बहुत शुक्रिया क्योंकि हमारे पास टाइम भी बहुत शॉर्ट सा रह गया है। कोई मैसेज देना चाहें, मैं चाहूंगी तमाम नाजरीन को, इसी में ही आप कोई बात करना चाहें। मैं तो रोही के देखने वालों को इतना कहूँगा, खासतौर पर वालिदैन को, कि आप अखलाकियात के बारे में जानें और बच्चों को बताएं कि अच्छा और बुरा क्या होता है, सही और गलत क्या होता है, और सच और झूठ क्या होता है, जुल्म और इंसाफ क्या होता है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी और आपके बच्चों की ज़िंदगी खुशगवार हो, वो अखलाकी कदरों को जानें, तो ये तालीम पहले खुद हासिल करें, तरबियत हासिल करें और फिर बच्चों को भी ये दें। यकीन करें पाकिस्तान में, हमारे इर्द गिर्द समाज में बहुत बेहतरी आ जाएगी। बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ रहे। टाइम हमारे पास कम था कि हमने इन चीज़ों को डिस्कस किया, लेकिन कोशिश की कि तमाम कोई अच्छी बातें जो हैं वो हमारे व्यूवर्स तक पहुंच सकें। अरसलान, आपका भी बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ रहे और बहुत डिटेल में आपने साइबर क्राइम के हवाले से बात की। नाज़रीन, आज का शो यहीं पर ख़त्म हुआ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह ज़िंदगी ने साथ दिया तो सुबह आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।